एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग टेंशन फिक्शन विद जोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके साथ एक वन शॉट शेयर कर रही हूँ। इस वन शॉट का नाम है ऑब्सेशन इज़ नॉट लव, इट्स मैडनेस। ये एक मॉडर्न शानवेंगेफिफ होगा जिसमें विभूषण एक अल्फ़ा होगा, एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा, एंड वांग जो होगा वो एक ओमेगा होगा जो कि डोमिनेटिंग नहीं होगा, वो एक सप्रेसिव या कहे कि रिसेसिव ओमेगा होगा। तो जब आपने नाम सुना है तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि स्टोरी कैसी होगी। फिर थंबनेल जिन लोगों ने देखा है स्टोरी चलाने से पहले तो उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा स्टोरी कैसी होगी। इसमें मैं दिखाऊंगी कि ऑब्सेशन जो होता है, जिसे लोग कहते हैं कि हाँ हम इस इंसान से प्यार करते हैं इसलिए हम इससे ऑब्सेस्ड हैं, ये वही करेगा जो हम कहेंगे। तो मेरे दिमाग में स्टोरी आई थी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। ऊपर से अभी अल्फ़ा ओमेगा और बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये शो में हो या ड्रामा में हो, तो मुझे अल्फ़ा ओमेगा वाली स्टोरी बनानी थी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए। एंड हाँ, अगर किसी के पास एनगीमा वाली स्टोरी का कोई आइडिया हो ना तो वो मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि मुझे एनगीमा स्टोरी या फिर अल्फ़ा स्टोरी बनाना है, मुझे काफ़ी इच्छा है। तो प्लीज़ अगर किसी के पास आइडिया हो ना तो बताना। और अगर आप कोई इफ़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड माफ़ कर देना मुझे इर्रेगुलर होने के लिए, इर्रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, आपको इतना वेट करवाने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आइए हमारी इस स्टोरी को शुरू करते हैं। हमें एक बिजी कैफ़े दिखाया जाता है। वो कैफ़े बहुत बिजी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी लंच का टाइम हो और सभी लोग लंच कर रहे थे, क्योंकि उस कैफ़े के अराउंड बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारी कॉरपोरेशंस थी। एंड स्पेशली कैफ़े इसीलिए शायद इस कैफ़े का जो ओनर है उसने इसीलिए इस कैफ़े को यहाँ बनाया ताकि आसपास के जो लोग हैं उन्हें लंच टाइम में जो भी वो खाना चाहते हैं वो करवा सके। इसीलिए भी लंच टाइम तक दोपहर हो रही थी तो जितने भी कॉरपोरेशंस थे या फिर आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स थी वहाँ से लोग निकल कर कैफ़े में आ रही थी। तो एक शब्द में कहूँ तो कैफ़े बहुत क्राउडेड लग रहा था। एंड वहाँ के जो वेटर्स थे वो भी सर्व कर रहे थे, जल्दी जल्दी ऑर्डर्स ले रहे थे, ऑर्डर लेकर किचन में जा रहे थे। वहाँ से सबके लिए जिसने जो मंगाया है वो लेकर आ रहे थे। कुछ लोग बस अपने दिमाग की शांति के लिए उस कैफ़े में आए थे, तो एक अलग ही खिड़की के पास बैठे हुए थे और बस बाहर के सीनरियों का आनंद ले रहे थे। साथ ही ये कैफ़े एक फैमिली कैफ़े की तरह भी था। तो अभी शाम को कोई फैमिली अगर शॉपिंग पर गई हो तो वो फैमिलीज भी आकर कैफ़े में अपना टाइम स्पेंड कर रही थी और अपना लंच कर रही थी। तभी अचानक उस कैफ़े का डोर ओपन हुआ। वैसे तो उसका डोर कई बार ओपन हुआ है, लेकिन उस टाइम कस्टमर कैफ़े में आते थे, लेकिन इस वक्त एक इंसान कैफ़े के अंदर आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत भाग रहा था। उसका पूरा फेस पसीने से लथपथ था एंड फेस पर डर देखा जा सकता था। वो इंसान तुरंत दौड़ कर आया और उसकी ऐसी हालत देखकर जो सभी लोग लंच कर रहे थे एक पल के लिए वो ठहर गए। लेकिन उस इंसान का उन सब पर कोई ध्यान था ही नहीं। और वो इंसान भाग रहा था और उससे उसके ओमेगा फेरोमोन्स चारों तरफ फैल रहे थे। जैसे वो इंसान जो है, वो जो मेल है जो कि 21-22 साल का लग रहा है, तो जैसे उसका अपने फेरोमोन्स पर कंट्रोल ना हो या फिर अभी उसे पता ना हो कि वो अननोन ही या फिर अनकॉन्शियसली ही अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा है। पर वहाँ पे जितने अल्फा थे वो उस फेरोमोन से इफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि उस मेगा फेरोमोन बहुत स्वीट लग रहे थे, एकदम जैसे वो लोग नशे में हो रहे थे उस मेगा फेरोमोन्स को इनहेल करने के साथ ही। लेकिन उस मेगा को इन सबका कोई ध्यान नहीं था। वो तुरंत दौड़ कर गया, काउंटर के पास गया। काउंटर पर एक इंसान बैठा हुआ था जिसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी एंड वो अपना काम कर रहा था। तभी वो ओमेगा जो अंदर आया था उसने कहा, जीशु का। ये सुनकर वो इंसान जो काउंटर पर बैठा था जिसका नाम जाव जीशु था, उसने उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, लंजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर उसका ध्यान जिसका नाम लंजा था उसके हाथ में एक बेबी था। वो बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उस रोने की आवाज़ से भी पूरा कैफ़े जैसे शांत हो चुका था। वांग जी ने जब यीशु का सवाल सुना तो उसने यीशु की तरफ देखते हुए कहा, गा पता नहीं अचानक इंसान को क्या हुआ है,
मैंने आपसे फ़ोन करके कहा था कि इसकी तबीयत ख़राब है, तब इसे सिर्फ फ़ीवर था एंड मुझे लगा था कि जब मैं इसे दवाई दूंगा तो फ़ीवर चला जाएगा। लेकिन देखिए ना, वो बहुत रो रहा है। मैं इसे चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है। क्या प्लीज़ आप विन काका को बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैं और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। मुझे नहीं पता कि इसे क्या हो रहा है। ये सुनकर जीशु ने वांग जी की हालत देखी, जो कि बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था एंड उसके हाथ में जो बेबी था वो भी बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। ये देखकर जीशु ने वांग जी शोल्डर पर हाथ रखा। सबसे पहले तो उसने भी फील किया कि वांग जी की जो वो फेरोमोन्स थे, जो भले ही डरे हुए थे लेकिन फिर भी वो बहुत स्वीट लग रहे थे। तो जीशु ने सबसे पहले वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रंजा शांत, काम डाउन, शांत हो जाओ पहले और अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। देखो सभी अल्फा तुम्हें किस तरह से देख रहे हैं, इसलिए अपने इन फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। और शायद तुम्हारे इन डरे हुए फेरोमोन्स की वजह से बेबी और डर रहा है, इसीलिए पहले खुद को शांत करो। तुम शांत रहोगे तो शायद इसको भी थोड़ा आराम मिलेगा। ये सुनकर लंजा ने जीशु की तरफ देखा और फिर खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन एक मम्मा जिसका बेबी इतनी बहुत बुरी तरीके से रो रहा हो, जो अपनी आंखें ऊपर नहीं कर रहा हो रोने की वजह से, जो कि भी बहुत छोटा है, लगभग 4 से 5 महीने का ही है, वो मम्मा कैसे शांत हो सकती है। इसलिए वांग जी भी नहीं हो पा रहा था एंड जीशु ये देख सकता था, इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, एक सेकंड तुम यहाँ आओ। ये बोलकर उसे अपने काउंटर के अंदर ले गया, जहाँ से एक जो है वो ग्लास वॉल की तरह थी। तो वो उस कैफ़े एरिया को एंड उस काउंटर को शील्ड कर रही थी, जैसे पार्टीशन लगा रही थी। तो वांग जी अंदर चला गया। जीशु ने वांग जी को पानी का गिलास दिया और उसको पीने के लिए दिया और कहा, पानी पियो, मैं भी वन किशन को कॉल करता हूँ। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन निकाला और उसने किसी का नंबर डायल किया और उससे बात करने लगा। जब तो उसकी बात एंड हुई थी, उसने वांग जी की तरफ देखा, जो कि पानी पी चुका था और अभी भी वो अपने स्वीट फेरोमोन से, जिसे अब वो डरा हुआ तो था, घबराया हुआ था, लेकिन उतना नहीं डरा हुआ था जितना वो यहाँ आने से पहले था। वो धीरे धीरे शांत हो रहा था और बेबी को भी शांत करने की कोशिश कर रहा था। जीशु ने जब ये देखा तो उसने कहा, वांग जी मैंने लावेन को बुला लिया है, वो अभी आ रहा है, शांत हो जाओ। हम अभी इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। जंजान को कुछ नहीं हुआ है, तुम डरो मत। तो फीवर की वजह से वो बस रो रहा होगा। ये सुनकर लंजा ने भी जीशु की तरफ देखा और कहा, आई होप सो। जीशु का जान जाने से पहले कभी नहीं रोया, ऐसे ऐसे वो कभी नहीं रोया। ये सुनकर जीशु ने कहा, लंजा बेबीज है, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तुम्हें शांति से काम लेना होगा। अगर तुम इतना डरोगे तो बेबी को कौन संभालेगा? और वैसे भी बेबी को अपने दोनों पेरेंट्स की फेरोमोन्स की ज़रूरत होती है और तुम्हें तो पता ही है कि विजान एक डोमिनेटिंग अल्फा है, तो उसे प्रॉब्लम होती है। उसे अपने दोनों फेरोमोन, अपने पेरेंट्स के फेरोमोन्स चाहिए होते हैं, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन चिंता मत करो, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर को सोल्यूशन बता देगा, ओके। ये सुनकर वांग जी ने जीशु की तरफ देखा और कहा, पर अगर कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर ने ये कहा कि इसके अदर पेरेंट की इसकी ज़रूरत है, नहीं गा, मैं वापस वहाँ नहीं जा सकता। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल कर आया हूँ। अगर मैं वापस वहाँ चला जाऊँगा तो वो मुझे वापस कभी नहीं आने देगा। ये बोलते हुए वांग जी का पूरा शरीर जैसे कांपने लगा था और वो डर रहा था। लेकिन तभी जीशु ने उसको एक ब्रदरली हक करते हुए कहा, लंजा शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा, ओके। मैं और वेनकेजिंग हैं यहाँ पर, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। लगभग 15 मिनट के बाद एक और इंसान अंदर आया। वो काम तो लग रहा था लेकिन उसके फेरोमोन्स जो कि डोमिनेटिंग थे और वो पूरे उसके में फैल रहे थे। लोगों को सफोकेटिंग जैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके फेरोमोन से ही सबको रियलाइज़ हो रहा था कि एक डोमिनेटिंग अल्फा है, जैसे वो जानबूझकर उन फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा है। क्योंकि ये और कोई नहीं, जादूश का हस्बैंड वेनकेसिंग है, जो कि पॉजिटिव भी है एंड एक डोमिनेटिंग अल्फा है। तो उसका जो नेचर है वो है अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करना। वैसे तो उसने कभी जीशु को परमिशन नहीं दी थी कि जीशु हमेशा इतने सारे अल्फाओं के बीच में रहे या फिर इतना क्राउडेड प्लेस में रहे, क्योंकि वो पॉसेसिव है, थोड़ा बहुत इसे पॉसेसिव है। लेकिन जब जीशु ने उसे समझाया एंड स्ट्रिक्टली वॉर्न किया कि वो सिर्फ इसलिए कि वेनकेसिंग पॉजिटिव है, उसके लिए वो अपना करियर नहीं छोड़ सकता। उसका सपना है कि वो एक कैफे खोले, एक बेकरी खोले, तो उसके लिए तो अपना सपना छोड़ने से रहा। उसके लिए वो वेनकेजिंग को छोड़ सकता है लेकिन अपना सपना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये एक फालतू की जिद थी कि सिर्फ इसीलिए कि वेनकेजिंग थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है। हाँ, उसे अपने
हस्बैंड पर या जिशु पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसे दूसरों पर भरोसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिशु को तो घर में कैद कर लेगा। इसीलिए उसने वेनकेजिंग को कहा था कि अगर उसने उसे अपना कैफे खोलने नहीं दिया तो वो वेनकेजिंग को छोड़कर चला जाएगा, यानी किसी ऐसे अल्फा को ढूंढ लेगा जो उसे अपना कैफे खोलने भी देगा और कैफे में उसकी मदद भी करेगा। इसलिए जब भी वेनकेजिंग कैफे में आता है तो वो अपनी डोमिनेंस दिखाता है। वैसे भी कैफे में जो कस्टमर है वो रेगुलर कस्टमर ही है। ज़्यादातर तो रेगुलर ही होते हैं, इरेगुलर या फिर कोई अचानक कोई ट्रिप पर आया हो, क्योंकि आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही वेकेशंस के लिए बहुत अच्छा है। आसपास होटल्स भी बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इरेगुलर तो कस्टमर कम ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेगुलर कस्टमर ही वहाँ पर होते हैं, क्योंकि आसपास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से उनमें काम करने वाले लोग रेगुलर आते हैं। इसीलिए वेनकेजिंग दिखाना चाहता है कि ये जो ओमेगा है, जो इस कैफ़े का ओनर है, इस कैफ़े का मैनेजर है, वो सिर्फ मिस से बिलोंग करता है। किसी ने उसकी तरफ आँख उठाकर भी देखा तो उन लोगों की आंखें निकाल लेगा। और ये कहीं ना कहीं वो जो कस्टमर्स है वो भी समझते हैं। एंड बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को हल्के में लेते हैं, क्योंकि एक डोमिनेटिंग अल्फा का पॉजिटिव होना, इस चीज़ को हल्के में लेना बिल्कुल नहीं। वो भी तुरंत दौड़ता हुआ उस केबिन के अंदर गया और उसने अंदर जाने के साथ ही कहा, मास्टर शू क्या हुआ? आपने मुझे इतनी हड़बड़ी में यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? अबे आप मुझे इसका नाम बताइए, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर वेनके जाव जिशु ने अपनी आंखें रोल की और वेनकेजिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेनकेजिंग अपने इन फेरामोन्स को कंट्रोल करो, तुम वांग जी को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर वेनकेजिंग ने फिर दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था, जिसे वेनकेजिंग के फेरामोन से प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इसका रीज़न वांग जी जानता था, लेकिन फिर भी वेनकेजिंग के डोमिनेटिंग फेरामोन्स उस पर असर कर रहे थे। और ये सुनने के साथ ही वेनकेजिंग ने खुद को शांत किया और कहा, वांग जी तुम, और क्या हुआ विजान को, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है? तभी वांग ने खड़े होते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता गा कि इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है। मैंने इसीलिए आपको बोला है, प्लीज़ इसे लेकर आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, क्योंकि ये चुप ही नहीं हो रहा है। ये सुनकर वेनकेजिंग ने कहा, ठीक है, चलो अभी के भी चलते हैं। और जिशु तुम भी आने वाले हैं? नहीं। इस पर जिशु ने वांग जी की तरफ देखा और उस बेबी की तरफ देखते हुए कहा, आज कैफ़े बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगा। इस पर वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ और जो भी होगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ये सुनकर जिशु ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ज़्यादा पैनिक मत करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तुम्हारे लिए मैं कैफ़े तो क्या कुछ भी छोड़ सकता हूँ, ओके। ये सुनकर वांग जी की आंखों में एक एडमायरेशन थी। एक ग्रेजुएट था जिसे कि वो जाओ जिशु को दिखा रहा था कि वो कितना ग्रेटफुल है कि जाओ जिशु उसके लिए एक बड़े भाई के फिगर की तरह है। उसके आंखों में आंखें हल्की सी नम हो चुकी थी। तभी जाओ जिशु ने कहा, वांग जी इमोशनल होने का टाइम नहीं है। वैसे भी देखो तुम्हारा बेबी पता नहीं किस चीज़ से इतना इमोशनल हो रहा है कि रोना बंद ही नहीं कर पा रहा है। और सच कहूँ ना, अब मेरे कान दर्द करने लगे हैं। ये लिटिल डेविल जब देखो जब रोता रहता है, तुम्हें परेशान करता रहता है। एक बार इसको चुप करा कर लेकर आओ, फिर मैं दिखाता हूँ इसको। ये सुनकर वांग जी फेस पर स्माइल थी, लेकिन तुरंत विजान को लेकर उस केबिन से बाहर निकल गया और वेनकेजिंग भी आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वो लोग मतलब कैफे के एंट्रेंस पर पहुंचे ही थे, तभी अचानक विजान ने रोना बंद कर दिया। और ये फील होने के साथ ही वांग जी कदम रुक गए। साथ ही वेनकेजिंग जो वांग जी के लिए डोर ओपन करने वाला था, जब उसने देखा कि वांग जी रुक गया है, उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा क्या हुआ? तभी वांग जी ने वेनकेजिंग की तरफ देखा और कहा, गा ये चुप हो गया। ये सुनकर वेनकेजिंग ने कहा, क्या? तभी लंजा ने कहा, विजान अब रो नहीं रहा है। ये सुनकर वेनकेजिंग ने भी विजान की तरफ देखा और कहा, हाँ ये डेविल तो चुप हो गया। तभी वो विजान के पास आया, उस बेबी के पास आया और उसने उस बेबी की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल डेविल तुम मम्मा को परेशान करने में बहुत मजा आता है। हाँ तुमने देखा तुमने लंजा को कितना डरा दिया था और आराम से चुप हो गए। अगर तुम्हें चुप होने आता तो तुम जोर जोर से क्यों रो रहे थे? तुमने पूरा कैफे और पूरा घर सर पे उठा रखा था। ये सुनकर वो बेबी जी से वेनकेजिंग की तरफ ऐसे देख रहा था कि मैं तो करूँगा जो मेरा मन है, आप जो कर सकते हो कर लो। और ये आके देखकर वेनकेजिंग को ऐसा लग रहा था कि ये बेबी छोटा है, ये भी 5-6 महीने का है, तो भी कितना नोटी है, कितना डेविल इंसान है। तभी दाव जिशु भी वहाँ आ गए। उसने उन दोनों तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक गए क्यों नहीं? तभी वांग ने जिशु की तरफ देखते हुए कहा, गा ये
ये चुप हो गया। तभी वेंकेजी ने कहा, तभी जादूगर ने कहा, ये चुप हो गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था जैसे इसकी कोई बहुत बड़ी इस जैसे किसी ने इसका फ़ेवरेट टॉय छीन लिया हो। और अब ऐसे चुप हो गया है, ऐसे इतनी बड़ी-बड़ी आँखें करके तुम्हें देख रहा है जैसे तुम्हें मना रहा हो कि नहीं मम्मा मैं तो ऐसे ही रो रहा था। ये सुनकर बलवान जी के फेस पर स्माइल तो थी लेकिन वो थोड़ा सीरियस था। उसने जादूगर की तरफ देखा और कहा, पर गाय अचानक चुप। तभी वांग जी रुक गया क्योंकि उसे उसे कुछ फ़ील हुआ। उसे फ़ील हुआ कि उसका जो मार्क था जिसको उसने अपने कॉलर में छिपा रखा था वो अचानक ही इसे बर्न करने लगा था। और ये फ़ील होने के साथ ही वांग जी का हाथ तुरंत अपने मार्क पर गया और उसके मुँह से हल्की सी कराह निकल गई। आह! उसने अपने हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए वो कराया और जैसे ही बेबी ने ये देखा तो वो अपनी बड़ी-बड़ी डू आइज़ के साथ वांग जी की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जिशु ने वांग जी की कराह सुनी वो वांग जी के पास आया और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वांग जी क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी वांग जी ने जिशु की तरफ देखते हुए कहा मेरा मार्क ये रिएक्ट कर रहा है। ये सुनकर जिशु ने कहा, क्या? लेकिन ऐसा ये बोलते हुए वो शांत हो गया। लेकिन तभी वांग जी की आंखें जैसे बड़ी हो गई हो। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था क्योंकि उसे एक ऐसा उसे एक ऐसा फेरामोन्स फील हुए थे जिन्हें वांगी शायद लाइफ में दोबारा इनहेल नहीं करना चाहता था, या फिर इन फेरामोन्स के आसपास भी वो भटकना नहीं चाहता था। जिस इंसान से ये फेरामोन्स आ रहे हैं वो उस इंसान के आसपास भी नहीं भटकना चाहता था। पर अब वो उसके पैर एक जगह पर जम गए थे, वो हिल नहीं पा रहा था। वही विजान जो कि इतनी देर से रो रहा था और वो अचानक चुप हो गया था और चने की जैसे खिलखिलाने लगा, अपने हाथ हाथ पैरों को फेंकने लगा और एक तरफ जैसे जाने की कोशिश करने लगा। और ये फील होने के साथ ही वेनकेजिंग और जाजू दोनों ही शॉक थे। एक तो वांग जी के स्टेट को देखकर शॉक थे क्योंकि वांग जी की पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो ये देखकर शौक थे कि ये बेबी हो क्या रहा है विजान के साथ, आज हो क्या रहा है। विजान कभी ऐसा नहीं था, विजान एक लवली चाइल्ड है। हाँ वो नोटी है, कभी कभी वैसी हरकतें करता है जो कि वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वांग जी अपनी बेबी से प्यार करता है। लेकिन आज थोड़ा अजीब लग रहा था, इतनी ज़ोर से रो रहा था फिर अचानक शांत हो गया जिससे उसने कुछ ऐसा फील किया हो कि वो सेफ है, वो सिक्योर है। ये फील होने के साथ ही वेनकेजिंग और जावेशर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं वांगजी अपनी जगह पर अभी स्टिफ खड़ा हुआ था। अब उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होने लगी और जैसे ही उसे फील हुई वैसे ही लावांग मास्टर शो को भी फील हुई थी। तो उन दोनों ने भी उस तरफ देखा तो लोग देख सकते थे कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था जिसने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, ब्लैक शर्ट, ब्लैक इनर शर्ट, ऊपर से ब्लैक कोट, साथ ही ब्लैक पैंट्स। एंड वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ही कोई बता सकता था कि एक डोमिनेटिंग अल्फा है। साथ उसके फेरामोन्स रिलीज हो रहे थे। अब वेनकेजिंग जो है उस पर इन फेरामोन्स का असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो खुद एक डोमिनेटिंग अल्फा है, वो इन फेरामोन्स को सप्रेस करने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ जाओ जिसके पर इन फेरामोन्स का असर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपने अल्फा से मार्क्ड है। एक मार्क्ड ओमेगा को अपने अल्फा के अलावा किसी और के फेरामोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि वो अल्फा उसके पास हो। अगर वो अल्फा उससे ज़्यादा ही दूर हो, उनमें ज़्यादा कॉन्टेक्ट ना हुआ हो तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना एक नॉर्मल ओमेगा या नॉर्मल पर्सन को पड़ता है। लेकिन अभी वांग जी को फ़र्क पड़ रहा था और वांग जी पूरी बड़ी ट्रेम्बल कर रही थी, वो कांप रहा था, आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। वेनकेजिंग ने और जाजुन जैसे ये देखा तो जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो भी कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। पूरा के फिश टिल हो चुका था। पहले तो नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि बेबी रो क्यों रहा है, फिर अचानक से अल्फा का आना, अल्फा का केबिन में जाना, केबिन में से वापस आना, फिर अचानक ही इस बेबी का चुप हो जाना, ऊपर से वेनकेजिंग का ऐसे कंसर्न दिखाना जैसे ये दोनों ही अल्फा ओमेगा हो। कई वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग तो इन दोनों को खुद का अल्फा ओमेगा समझ रहे थे जब तक कि जिशु नहीं आ गया। जिशु के जो फेरामोन्स थे वो मिक्स थे, वो वेनकेजिंग एंड खुद के फेरामोन्स के मिक्स थे। तो कई लोग जो आसपास थे समझ में आ रहा था कि ये अल्फा इस ओमेगा का है, ये ओमेगा इस अल्फा का है, लेकिन ये ओमेगा जिसके पास बेबी है ये इन दोनों से बिलोंग नहीं करता है। तो अब पीछे एक अल्फा खड़ा हुआ था तो वो फिर से कन्फ्यूज हो चुके थे। लेकिन वो अल्फा अपनी डार्क आइज के साथ उस ओमेगा की पीठ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे रेड हो रही थी, उसके फेरामोन्स इन इंटॉक्सिकेटिंग
जैस्मिन वाइल्ड फेरामोन्स पूरे कैफे में फैल रहे थे। जो लोग मेटेड थे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो लोग अनमेटेड थे वो बीटा हो या फिर अल्फ़ा ही क्यों ना हो, जो रिसेसिव अल्फ़ा होते हैं उन्हें भी फ़र्क पड़ रहा था। इसलिए वो लोग भी उठकर अब कैफे से बाहर जाने लगे थे। और ये देखकर जीशू को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उन्हें भी ऐसा लग रहा था जैसे कैफे का जो माहौल है वो जम चुका है, वो लोग हिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे हैं, जैसे टाइम जो है वो जैसे रुक सा गया है। तभी उस पीछे से हल्का ग्रोल करने की उन्हें आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही ग्रोल सुनाई दिया गया वो बेबी विजान जो है वो और ज़ोर से खिलखिलाने लगा, हंसने लगा, अपने हाथों को पीछे की तरफ करने लगा जैसे वो उस अल्फ़ा को टच करना चाहता है, फिर उस अल्फ़ा के एम्ब्रेस में जाना चाहता हो। और ये फील होने के साथ ही वांग जी जो कांप रहा था उसकी पकड़ विजान पर टाइट होने लगी। वो विजान को अपनी चेस्ट से लगाने लगा जैसे उसे डर हो कि अभी कोई विजान को उसे छीन कर ले जाएगा। और वही बड़बड़ा रहा था, नहीं विजान मेरा है, कोई मुझसे विजान को नहीं छीन सकता। वो यही बड़बड़ा रहा था। वहीं वो अल्फ़ा जो कि अपनी रेड आइज़ के साथ उस ओमेगा की तरफ देख रहा था, वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाया और अपने एक हाथ को उसने उस ओमेगा के शोल्डर पर रखा, लंजा के शोल्डर पर रखा। और वांग जी को जैसे ही ये टच फील हुआ था उसकी पूरी बॉडी से और ज़्यादा काम गई। वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था पीछे देखने की, लेकिन उस अल्फ़ा ने अपने स्ट्रॉन्ग हैंड से लंजा को अपनी तरफ घुमा दिया। वांग जी की आंखें जैसे टाइटली वांग जी ने बंद कर रखी थी, वो उस इंसान की तरफ देखना तक नहीं चाह रहा था, लेकिन वो अल्फ़ा बस उस ओमेगा की तरफ देखे जा रहा था जिसको उसने कितना मिस किया है। इस ओमेगा को पता भी है कि उसने क्या किया है, ये ओमेगा जानता भी है कि इसकी एब्सेंस में उस अल्फ़ा के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इस ओमेगा को देखकर तो लग नहीं रहा था कि इस ओमेगा को उस अल्फ़ा से प्यार भी है या नहीं, क्योंकि ये ओमेगा इतना डर रहा है जबकि ये इस अल्फ़ा से मार्क्ड है। वो अल्फ़ा बहुत देर तक वांग जी को ऐसा ही देखता रहा जैसे वो अपनी नज़रें भर कर इस इंसान को देख रहा हो, जैसे पता नहीं कितने ही सालों बाद इसने इस ओमेगा को देखा हो, अपने फेटेड ओमेगा को, अपने मेटेड ओमेगा को देखा हो। बहुत देर तक वांग जी को ऐसे ही देखने के बाद फिर उस अल्फ़ा की नज़र धीरे धीरे उस बेबी की तरफ गई जो कि अपने हाथों को उसी की तरफ बढ़ा रहा था, खिलखिला रहा था। और वहीं वांग जी ने जैसे उसे खींच कर अपने साथ अपनी चेस्ट से लगा रखा था, जैसे उसे डर हो कि अगर विजान को थोड़ा भी उसे दूर करेगा तो जैसे उसकी सांसें चली जाएंगी। वहीं वो अल्फ़ा जो ये सब देख रहा था उसने अपने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ उस ओमेगा के हाथ को टच हुआ। और ये फील होने के साथ ही उस ओमेगा की बॉडी और ज़्यादा जैसे कांपने लगी और उसके हाथ की पकड़ उस विजान पर ढीली पड़ने लगी। पता नहीं क्यों उस अल्फ़ा के टच में ही कुछ ऐसा था कि जितनी ज़ोर से वो विजान को टाइटली होल्ड करना चाहता था उतना ही ढीले जो है उसका हाथ हो रहे थे। एंड वो अल्फ़ा बहुत ही जैसे जेंटली, जितना हो सके उतना जेंटली वांग जी हाथों को टच करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने वो बहुत ही धीरे धीरे उसने उस बेबी को वांग जी के हाथ से अपने हाथ में ले लिया, जिसके दोनों हाथ अब बस नीचे की तरफ चले गए थे। वही वो अल्फ़ा उसने विजान को लिया और उसकी तरफ देखने लगा, उसके फेस को निहारने लगा। और ये उसे खुद नहीं पता कि वो मतलब क्या सोच रहा है ये सब देखते हुए, लेकिन एक जैसे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। और वही विजान जो कि उस अल्फ़ा को देखकर जैसे खिलखिला रहा है और जैसे अपनी उसी टूटी फूटी लैंग्वेज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बेबी नॉइस कर रहा है। और ये देखने के साथ ही उस अल्फ़ा की आंखें सॉफ्ट हो गई, जो भी रेड थी वो धीरे धीरे वापस से नॉर्मल होने लगी, धीरे धीरे वापस से वो सिल्वर होने लगी। और ये जो चेंज एटमॉस्फेयर में आया था, अभी तक तो वो अल्फ़ा अपने डोमिनेटिंग फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था, लेकिन जब ये चेंज आया, जब उसने बेबी की तरफ देखा, विजान की तरफ देखा, तो उसके डेमोनर में थोड़ा चेंज आया, उसके स्वभाव में थोड़ा सा चेंज आया था। और उसकी आंखें जो रेड थी, जो कि गुस्से से थी या फिर कहीं किसी चीज़ से थी, पर रेड थी, जो कि खतरे का सिग्नल होता है, रेड होता है खतरा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें सिल्वर हो रही थी। और ये कहीं ना कहीं उस अल्फ़ा के साथ भी 2 से 3 लोग खड़े थे वहाँ पर, जो कि खुद को सफोकेशन से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर 2 लोग थे जो तो
जिसने एक उसमें एक अल्फ़ा था और एक ओमेगा था। उस अल्फ़ा ने उस ओमेगा को टाइटली होल्ड कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ एक और ओमेगा फीमेल ओमेगा थी, वो चेयर को टाइटली होल्ड कर रखा था। उसने अपने रुमाल को अपने फेस पर लगा रखा था, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा था। वो एक अनमेटेड थी, इसीलिए। वहीं वो अल्फ़ा बहुत देर तक बेबी को देखता रहा और बेबी बहुत देर तक अल्फ़ा को देखता रहा। उस अल्फ़ा ने उस बेबी को हल्का सा अपने ऊपर लिया एंड वो बेबी अपने हाथों से अल्फ़ा के चेक्स को टच करने लगा। और थोड़ी देर बाद ऐसा करने के साथ ही मिज़ान ने अपने सर को उस अल्फ़ा के चेस्ट पर रख लिया और धीरे धीरे वो नींद में जाने लगा। और ये फील होने के साथ ही मिज़ान के फेस पर भी एक वो अल्फ़ा जो था वो भी शांत होने लगा। और फिर उसने अपनी नज़रों को उठाकर वांग जी की तरफ देखा, जिसकी आंखें भी बंद थी, जैसे वो ऐसे सोचने की कोशिश कर रहा हो कि ये सिर्फ सपना हो, सिर्फ सपना देख रहा हो, एक बुरा सपना हो जिससे वो भी जागना चाहता हो। लेकिन शायद ये कोई सपना नहीं था। उसने उस बेबी की तरफ देखा और फिर उसने एक ही हाथ से उस बेबी को सिक्योरली होल्ड किया। वैसे उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स था वो एक अल्फ़ा है तो उसी तरीके का था, वो भी बहुत तैनी लग रहा था। उसने एक हाथ से उस बेबी को वैसे ही क्रेडल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वो वांग जी की तरफ झुका, लेकिन झुकने से पहले उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया। सबसे पहले उसकी नज़र जाओ जिशु पर गई। जैसे ही वेनकेसिंग ने देखा कि वो अल्फ़ा जिशु की तरफ देख रहा है तो तुरंत जिशु के सामने आ गया और उसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। और ये फील होने के साथ ही उस अल्फ़ा ने उन दोनों की तरफ देखा। फिर उसकी नज़र उन तीनों की तरफ गई जो उसके साथ आए थे और उसने अपनी उसे डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, लीव। जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ पर जो लोग खड़े थे उनके फ्रेम जैसे एक शिवर दौड़ गया हो। वो तीनों जो उनके साथ आए थे उनमें से वो लेडी तो वहाँ से धीरे धीरे निकल रही थी, लेकिन उनमें से जो एक ओमेगा था वो उस अल्फ़ा के पास आया और उसने कहा, बॉस प्लीज़ शांत हो जाइए, उसकी बात तो सुन। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उस अल्फ़ा ने फिर से ग्रोल करते हुए कहा, आई सेड लीव। जैसे उसने इतनी डोमिनेटिंग वॉइस का यूज़ किया, वो ओमेगा अंदर तक काम किया और उस ओमेगा को ऐसा कामते हुए देखकर उसका जो अल्फ़ा था उसने उसे होल्ड करते हुए कहा तो शांत। ये बोलते हुए वो भी उसे वहाँ से ले गया था। वहीं वो फिल्म लेगा वहाँ से जा चुकी थी और जिशु ने वेनके सिंह की तरफ देखा और कहा, वेनके सिंह चलो यहाँ से। तभी वेनके सिंह ने कहा, पर मैं लज्जा को यहाँ नहीं। तभी जिशु ने कहा, वेनके सिंह मैंने कहा ना चलो यहाँ से। तभी वेनके सिंह जाजू के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए इसने बस नोट किया। वो कैफ़े पूरी तरह से खाली हो चुका था। वेनके सिंह, जाओ जिशु एंड वो तीन लोग जो उस अल्फ़ा के साथ आए थे वो वहाँ से जा चुके थे। गए तो नहीं थे, वो कैफ़े के बाहर ही थे। कैफ़े के जो वॉल्स हैं वो कुछ ऐसी थी, वैसे तो ग्लास की बनी हुई थी, लेकिन उस पर डिज़ाइंस थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइंस थी जो कि एक अच्छा माहौल देती हो, एक अच्छी फीलिंग देती हो। तो उनसे अंदर का कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन अंदर वांग जी अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ था, पूरी तरह से काँप रहा था। वहीं अल्फ़ा वांग जी की तरफ झुका। उसने अपने फेस को वांग जी की नेक में लेकर गया और उसने वांग जी की नेक से एक लॉन्ग स्निफ लिया। जैसे ही वांग जी को ये फील हुआ, उसकी पूरी बॉडी से अंदर से कांप गई। अचानक उसका हाथ उस अल्फ़ा की उस आर्म को पकड़ लिया जिस आर्म से उस अल्फ़ा ने बेबी को होल्ड कर रखा था। और ये फील होने के साथ उस अल्फ़ा के फेस पर जैसे स्निक आ गया हो कि कुछ भी हो, कितने भी दूर हो, इस ओमेगा पर उसका असर होता है। और ये वो अल्फ़ा देख रहा था। उसने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार स्निफ किया, जिससे वांग जी के मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसकी पकड़ उस अल्फ़ा की शर्ट पर या कहो कि उसके आर्म पर टाइट हो रही थी और वांग जी के नाखून थे वो उस अल्फ़ा के आर्म्स में धंस रहे थे, लेकिन इससे उस अल्फ़ा को कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 बार स्निफ लेने के बाद उस अल्फ़ा ने उस मार्क को देखा जिसको वांग जी ने छुपा रखा था। उसने वांग जी के उस कॉलर को हल्का सा वहाँ से हटाया एंड जैसे हटाया वो वांग जी का मार्क ब्यूटीफुली उसकी नेक से लेकर उसकी उसकी बैक तक था, बैक नेक तक था। और ये देखकर उस अल्फ़ा ने उस ओमेगा लंजा की तरफ देखा और उसने हल्का सा किस उस मार्क पर किया। जैसे वो किस किया, वांग जी की पूरी बॉडी से और शिवर कर गई और एक ब्रीथ जैसे वांग जी के मुंह में से निकल गई। एंड वो ये जो माहौल था वो
बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा था, साथ ही हल्का सा वो हॉट भी लग रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने खुद को कंट्रोल किया है, उसने खुद को कंट्रोल करना सीखा है, फिर भी शेल्फा के सामने वो कुछ कर क्यों नहीं पाता है। जब भी ये अल्फ़ा उसके सामने होता है वो वीक क्यों पड़ जाता है। उस अल्फ़ा ने अपने फेस को वांग जी के नेक में से निकाल कर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ओपन योर आइज ओमेगा। जैसे ही उस अल्फ़ा ने ये कहा, वांग जी नहीं चाह रहा था कि वो आंखें ओपन करे, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आंखें खोलेगा तो उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर उसके सामने खड़ा होगा। अभी जब उसकी आंखें बंद है तो इतना तो इमेजिन कर ही सकता है कि सपना हो, लेकिन जब वो आंखें खोल कर इस नाइटमेयर को सामने देख लेगा तो शायद वो कभी इस नाइटमेयर से उभर नहीं पाएगा। पर जब एक बार एक कमांड पर ओमेगा ने अपनी आंखें नहीं खोली तो सल्फा ने फिर से कहा, ओपन योर आइज चीज़ी। जैसे ही वांग जी ने ये सुना तो वो आवाज़ जो कि उसने अल्फ़ा की सुनी थी, अब उसे रियलाइज़ हो चुका था कि ये कोई अब प्लीड नहीं है, फिर ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऑर्डर है, ये एक डिमांड है जो कि वांग जी को पूरी करनी ही पड़ेगी। इसलिए वांग जी ने बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंसुओं की वजह से उसके आईलैशेस पूरी गीली हो चुकी थी एंड इस बीच वांग जी क्यूट भी लग रहा था कि उसकी नोज़ रेड भी थी, साथ ही वो बहुत ज़्यादा जैसे दयनीय लग रहा था। पिटी फील हो अगर कोई उसे ऐसे देख ले तो। जैसे ही वांग जी ने अपनी आंखों को ओपन किया तो उसे सामने वो दिखा जिसे वांग जी शायद देखना नहीं चाहता था, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन अब ये उसके सामने खड़ा हुआ था, उसका हस्बैंड, उसका अल्फ़ा, जिस अल्फ़ा ने उसे मार्क किया है, वो अल्फ़ा जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़ कर आया है, वो अल्फ़ा जिसकी वजह से वो भाग कर आया है इस शादी से, उसका अल्फ़ा चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन विभूषण, जिसको बिजनेस वर्ल्ड में यिलिंग पेट्रियार्क के नाम से जाना जाता है। और ये फिर उन्हें साथ ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसकी आंखों से और आंसू बह रहे थे, जैसे वो प्लीड करना चाह रहा हो कि प्लीज़ कुछ मत करना, मेरे बेबी को मुझसे दूर मत लेकर जाना। उसकी ऐसी आंखें देखकर पता नहीं क्यों उस अल्फ़ा का दिल जैसे टूट रहा था, कचोट रहा था। ये उसके साथ शायद पहली बार हो रहा होगा, पर उस अल्फ़ा ने जैसे कुछ कहा नहीं, बल्कि उसने अपने हाथ को वांग जी की वेस्ट में डाला और उसे अपने क्लोज खींच लिया और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, टाइम टू गो बैक होम बाय। ये सुनने के साथ ही वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और अपने सिर को ना हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग की नज़रें इतनी इंटेंस थी कि वो जैसे हिला ही नहीं पा रहा, वो मना ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से साफ साफ कोई भी देख सकता था कि वो जाना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी उस अल्फ़ा ने कहा, टाइम टू होम भाभी, होम तुम्हारा वेट कर रहा है और मैं भी। तुमने जो कुछ भी किया है उसके बारे में तुम्हें बात करनी होगी ना। ये सुनने के साथ ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा, क्योंकि वो जानता है कि विंग जितना कामली भी बोल रहा है वो कितना डेंजरस हो सकता है, विंग कितना ज़्यादा एंग्री हो सकता है, ये वांग जी जानता है। इसलिए वो कभी वापस विंग के पास नहीं जाना चाहता था, कभी भी विंग के पास नहीं जाना चाहता था। वांग जी भी एक वेल बिलोंग फैमिली से बिलोंग करता है। उसके जो फादर है वांग लेनचिरेन, वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। उसकी मदर जो है फैशन डिज़ाइनर है। साथ ही उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम लेनचिरेन है एंड उसकी जो शादी है, मतलब ये जो शादियाँ हुई थी बीच में वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि लेंगचेन जो है वो विंग के ओमेगा ब्रदर जियांग चेंग से प्यार करता था। जब उनकी शादी फिक्स हुई तो मैडम यू ने एक शर्त रखी, चूँकि वो अपने ओमेगा बेटे को लेकर बहुत अब प्रोटेक्टिव थी। चेंग वैसे तो एक शांत ओमेगा है, वो बहुत ही ज़्यादा रिसेसिव है या फिर कहेंगे सबमिसिव ओमेगा है। ऊपर से लेंगचेन एक डोमिनेटिंग अल्फा है, तो उन्हें डर था। वैसे तो लैन फैमिली से उनकी सालों से अच्छी दोस्ती थी, फिर भी एक माँ को डर लगा ही रहता है। इसीलिए मैडम ने एक शर्त रखी थी कि अगर लेंशियन चाहता है कि जियांग चेंग उनके घर उसका हस्बैंड बनकर जाए तो उनके छोटे भाई लेन वांग जी शादी भी उन्हें उनके बड़े बेटे विंग से करवानी होगी, तभी वो शादी को अप्रूव करेंगे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन शीशा ने जब ये सुना था तो वो गुस्से में तो था और वो मना करने वाला था, लेकिन वांग जी जानता था कि लेंशियन जियांग चेंग से बहुत प्यार करता है। लिटरली जियांग चेंग भी लेंशियन से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी इन दोनों के प्यार को समझता है। सबसे पहले जिसको पता चला था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है वो वांग जी ही था।
तो वांग जी अपने भाई की खुशियों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुशी खुशी कह दिया कि वो उनके बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। हालांकि वांग जी जितना कह रहा था वो उतना शांत नहीं था, क्योंकि वो डरा हुआ था। आखिर मैडम जी के बड़े बेटे को कौन नहीं जानता था, विभूषण, ये लिंग पेट्रियार्क जिससे एक भाषा में सबकी फटती है, उसके सामने वो एक डोमिनेटिंग अल्फा है जिसके सामने सब नील होने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि वो इतना डोमिनेंट है कि उसकी खुद की फैमिली उससे बहुत ज़्यादा डरती है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है जिसमें मैडम यू विंग को फोर्स कर सकती है, नहीं तो विंग जो चाहता है वो वही करता है, क्योंकि उसके पास इस चीज़ की पावर है। इसलिए वांग जी डरा हुआ था कि वो क्या इस अल्फा के सामने सर्वाइव भी कर पाएगा, क्योंकि वांग जी एक सबमिसिव ओमेगा है। तो उसे डर था कि क्या वो इस अल्फा के सामने जीत पाएगा या फिर जी पाएगा अपनी लाइफ को। तो वो डर तो था, लेकिन वो अपने भाई की लाइफ में बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर क्या था, इन दोनों की शादी हुई। ये बात जब वो विभूषण के पास पहुंची थी तो उसने एक बार के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब मैडम ने वांग जी की तस्वीर विंग को दिखाई थी तो विंग मेस्मराइज था वांग जी की ब्यूटी को लेकर। वांग जी सच में एक नेचुरल ब्यूटी था, बिना किसी फालतू के नखरों के, बिना किसी मेकअप के। वांग जी ट्रूली ब्यूटी था। और जब विंग ने पहली बार वांग जी को देखा था तो लिटरली वो मिसमराइज्ड हो चुका था। फिर क्या था, जहाँ एक शादी होने वाली थी लेंशिस्टाइन और जियांग चेंग की, वहाँ पर दो शादियाँ हुई, विभूषण एंड वांग जी की भी शादी उसी दिन हुई थी। एक तरफ तो जियांग चेंग एक हैप्पी फैमिली में चला गया था जहाँ पर लेंशिस्टाइन उससे बहुत प्यार किया करता था। दूसरी तरफ वांग जी एक ऐसी फैमिली में आया था जहाँ पर ना तो इन लोगों को अच्छी तरह से जानता था, वैसे तो वो लोग दोस्त थे, लेकिन वांग जी अब्रॉड पढ़ने चला गया था। शिचेन जो है उसे नेक्स्ट हायर बनना था, वो कंपनी का नेक्स्ट हायर था, तो वो यही पला पड़ा है। उसने अपने फादर के सानिध्य में ही शिक्षा ली है कि कैसे कंपनी को चलाना है, कैसे एक बिजनेसमैन बनना है। वही वांग जी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांग जी एक ऐसा पर्सन है, वो शांत है। वांग जी को बुक्स पढ़ना, उसे बुक्स लिखना, पोइट्रीज लिखना, ये सब उसे बहुत पसंद है। एंड शुरू से वो ऐसा ही शांत है। इसीलिए जब ये बात शादी के बाद निकल कर आई थी तो लेंशिन को पता था कि विंग कैसा है। एंड वांग जी को शादी में धकेलना मतलब किसी खरगोश को शेर की गुफा में धकेलना। पर जब उसने वांग जी से पूछा, वांग जी को मना करने के लिए भी कहा, लेकिन वांग जी ने मुस्कुरा कर इतना ही कहा कि गा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। एंड एक ना एक दिन तो मुझे शादी करनी ही थी, तो उस इंसान से ही क्यों ना जो कि आपका हस्बैंड का भाई है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो चेंग का भी तो उनकी मदद करने वाले हैं। इस पर लेंशियन कुछ कह ही नहीं पाए। अब शादी हो चुकी थी, वांग जी अपने वेडिंग चैम्बर में था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लिटरली उसने भी इनको फेस टू फेस वेडिंग एसल में देखा था, इससे मतलब उसने भी इनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की, उसके बारे में जानने तक की कोशिश नहीं की। अब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब रूम का डोर ओपन हुआ तो वांग जी से फ्लिंच कर गया। एंड वो उसकी पकड़ अपनी रोज पर ज़्यादा टाइट हो गई, उसने अपने कोट को और ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था। वहीं जैसे ही विंग रूम के अंदर दाखिल हुआ, उसके वो अल्फा फेरामोन से वांग जी फील कर सकता था कि विंग अभी से अपनी डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है। विंग बहुत ही धीरे धीरे वांग जी के पास आया। वांग जी ने अपने सिर को झुका रखा था। विंग ने अपनी फिंगर को वांग जी की चिन के नीचे रखा और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। उसने वांग जी फेस को ऊपर उठाया, वांग जी की नज़र विंग की नज़रों के साथ मिली। वांग जी की वो ब्लू ओशन आइज विंग की उन सिल्वर आइज से मिली। जैसे उन दोनों की आइज मिली, जैसे कुछ बदला हो उन दोनों के बीच में। लेकिन विंग की आंखों में हंगर था, जैसे लस्ट थी, साथ ही एक पैशन था, एक ऑब्सेशन था। ये चीज़ ऑब्सेशन वांग जी शायद उस वक्त देखने में नाकाम था, लेकिन वो जो एक पैशन था वो कहीं ना कहीं वांग जी देख पा रहा था। विंग झुका और उसने वांग जी के फोrehead पर एक किस किया, और ये फिर होने के साथ ही वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी अल्फा को अपने इतना पास नहीं आने दिया है। इस एक किस्से ही उसकी बॉडी स्टिफ हो रही थी, कभी कांप रही थी। मुझे कहीं ना कहीं विंग फील कर पा रहा था। वो वांग जी के पास ही बेड पर बैठ गया। उसने वांग जी की फेस को अपनी तरफ घुमाया और उसे थोड़ा क्लोज लेकर आया। विंग बहुत ही धीरे धीरे अपने एक हाथ को वांग जी की वेस्ट में ले गया। वैसे तो वांग जी को वांग जी को डर लगना चाहिए था, और वैसे उसे डर लग रहा था, लेकिन ये डर कुछ अलग था। वांग जी को एक्साइटमेंट भी हो रही थी, वो ये भी सोच रहा था कि अब विंग आगे क्या करने वाला है, साथ ही उसे सच में डर भी लग रहा था। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा, थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में साइलेंस था।
फिर विंग ने अपनी उसी अल्फा वॉइस में कहा, ब्यूटीफुल। जैसे ही वांग जी ने ये सुना, उसके दोनों ईयर्स पिंक हो गए। विंग ने वांग जी के फेस को अपने फिंगर से ट्रेस करते हुए कहा, यू नो, आज से पहले मैंने कई ओमेगास देखी हैं, एंड सच कहूँ तो मैंने कई ओमेगास को डेट तक किया है, लेकिन आज से पहले मैंने तुम जैसा इथर्नल ओमेगा आज तक नहीं देखा। तुम सच में भगवान का बनाया हुआ करिश्मा हो। ये सुनने के साथ ही वांग जी को अच्छा भी लगा अपनी तारीफ सुनकर, और उसे इस चीज़ से पता नहीं कि बुरा भी लगा कि विंग ने डेट किया है। एंड अनकॉन्शियसली ही वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे अकस्मात ही उसके मुँह से निकल गया डेट। तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, और उसे ये देखकर अच्छा लगा कि वांग जी उसके शब्दों पर फोकस कर रहा है, या फिर उसे हल्की सी जेलिसी भी फील हो रही थी वांग जी को देखकर। तो उसने कहा, मैंने तुमसे पहले और भी ओमेगाओं को डेट किया है। लेकिन ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, मैंने जैसा कहा कि तुमसे ब्यूटीफुल कोई नहीं था और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस उन्हें डेट किया है। मैंने आज तक उन्हें उस नज़र से देखा तक नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे उतना लुभा ही नहीं पाए, मुझे अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए जितना सिर्फ तुम्हारी फ़ोटो ने मुझे अट्रैक्ट किया था। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वही विंग ने वांग जी के फेस को वो अभी भी वांग जी के पूरे फेस पर अपने फिंगर को घुमा रहा था, जैसे वांग जी के फेस की हर कर्व को मेमोराइज करना चाह रहा हो। वही से वांग जी पूरी बॉडी में टेंशन फैल रही थी। विंग वांग जी की तरफ झुकने लगा और उसने झुकते हुए कहा, तुम सच में ब्यूटीफुल हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे ओमेगा हो, एंड तुम्हें भी लकी होना चाहिए कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। एंड एक बात, ये बोलकर उसने वांग जी की चिन को होल्ड किया। वो हल्का सा टाइट था, लेकिन इस टाइम भी टाइट नहीं था कि वो वांग जी को हर्ट कर पाए। उसने वांग जी की चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वांग जी, एक बात याद रखना, मैं एक पॉसेसिव पर्सन हूँ। जो चीज़ मेरी है वो चीज़ सिर्फ मेरी ही है। अगर मेरी चीज़ को कोई देखता है तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और एक बात तुम भी याद रखना, आज से सिर्फ मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। आज से अगर तुम किसी अल्फ़ा को जानोगे तो वो सिर्फ मैं हूँगा। अगर मेरे अलावा तुमने किसी और अल्फ़ा की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करते हो। अब तुम वी वांग जी हो, तुम वी अजान हो, तुम सिर्फ मेरे हो, एंड उसी तरह मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम अगर कहोगे तो मैं दूसरे अल्फ़ा ओमेगा की तरफ देखूंगा ही नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं अपनी चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हूँ, इसीलिए याद रखना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। ये सुनकर वांग जी सच में अंदर तक काम गया, और अब उसे सच में डर लग रहा था। पर अगले ही पल विंग जो डेंजरस बातें बोल रहा था, अपने डोमिनेटिंग फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था, तो अगले ही पल वो फिर से चेंज हो गए, एंड फिर से वो एक काम अल्फा में बदल गए। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, खैर छोड़ो इन बातों को, वैसे भी आज एक स्पेशल दिन है और ये बातें तो होती रहेगी। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ झुकने लगा। वांग जी से ये फील किया, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, और अगले ही पल वांग जी को अपने लिप्स पर विंग के लिप्स फील हुए। पहले तो विंग बहुत सॉफ्टली वांग जी को किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो किस अग्रेसिव होने लगा। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे विंग उसके लिप्स को किस नहीं कर रहा है, उसके लिप्स को खाना चाहता हो। जैसे किस फील किया जाता है, लेकिन विंग जैसे उसके लिप्स को खाना चाहता हो, ईट करना चाहता हो, ऐसे किस कर रहा था। विंग इतना फेयर्सली किस करने लगा था कि अब वांग जी उस किस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, उसे रिटर्न नहीं कर पा रहा था। लेकिन विंग बस खुद में मग्न था किस करते हुए ही। जब उसने फील किया कि वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसने वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लिया। जैसे ही वांग जी ने ये फील किया, उसके मुंह से कल किसी आवाज़ निकली, उसका माउथ ओपन हो गया, जिससे विंग ने अपनी टंग को वांग जी के माउथ के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसे ओपन माउथ किस करने लगा। साथ ही विंग का एक हाथ वांग जी के नेक के पीछे था, और दूसरे हाथ से वो वांग जी के कोट के बटन ओपन कर रहा था। उसने वांग जी के कोट के बटन को ओपन कर वांग जी के शरीर पर से उस कोट को नीचे उतार दिया था और उसको नीचे फेंक दिया था। धीरे धीरे वो वांग जी को वहीं बेड पर लेटाने लगा, एंड वो किस और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। वांग जी भी धीरे धीरे विंग को किस कर रहा था, क्योंकि विंग के जो सिडक्टिव फेरामोन्स थे, जो वो लस्टफुल फेरामोन्स थे, वो वांग जी को इफेक्ट कर रहे थे। वांग जी का ओमेगा भी डोमिनेट होना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी के ओमेगा ने इस अल्फा को अपना मान लिया था। तो वांग जी का चाहे या ना चाहे, उसका ओमेगा
विंग को चाह रहा था एंड कहीं ना कहीं वांग जी भी विंग को पसंद कर रहा था। हाँ, उसके डोमिनेंस से उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अभी के लिए वो बस विंग को फील कर रहा था। विंग वांग जी को बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था, लेकिन जब बहुत देर तक किस करने के बाद अब वांग जी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, तो उसने अपने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर विंग की शोल्डर पर मारना शुरू किया और विंग जी से फील किया और रुक गया। इन दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वांग जी का पूरा फेस रेड था, लिप्स स्वोलन हो चुके थे, माउथ से सलाइवा निकल रहा था। वही दूसरी तरफ विंग डार्कली वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी और ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। विंग ने धीरे धीरे वांग जी की तरफ देखा और फिर वो वांग जी के नेक पर उसने अटैक कर दिया। उसके नेक पर किसेस करने लगा, छोटे छोटे बाइट्स देने लगा, लव बाइट्स देने लगा। और वांग जी से फील किया वो ना चाहते भी उसके मुँह से आवाज़ें निकल रही थी, और ये सुनकर ये आवाज़ें विंग के लिए जैसे मेलोडी थी। वो और ज़्यादा वांग जी के ऊपर डोमिनेट हो रहा था। वो उसे और अग्रेसिवली किस कर रहा था। करने के साथ ही वो वांग जी के शर्ट्स के बटन को ओपन कर रहा था। लिटरली उसने अब वांग जी की शर्ट में आखिरी बटन बचा था जो अनडन था, नहीं तो पूरे बटन विंग ने ओपन कर दिए थे। और अब वो वांग जी की उस मिल्की वाइट चेस्ट को देख रहा था, मिल्की वाइट स्किन को देख रहा था, और ये उसे और ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। वो उसे ग्रोल करता हुआ उसने वांग जी की चेस्ट पर अटैक कर दिया और उसके पूरे अपर पार्ट पर किसेस करने लगा, बाइट करने लगा। और वांग जी भी मौन कर रहा था, वो विंग के टच को फील कर रहा था। जब विंग सेटिस्फाइड हो गया वांग जी के प्रभाव को पूरी तरह से अपनी कीज से कवर कर तो उसने वांग जी की तरफ देखा, जिसका मुंह खुला हुआ था, और वो अपनी हुडेड आइज के साथ विंग की तरफ देख रहा था। विंग फिर से वांग जी के ऊपर गया और वो फिर से उसे किस करने लगा, और वांग जी के हाथ भी विंग के बालों में थे। वो भी विंग को अपनी ओर क्लोज खींच रहा था। साथ ही विंग ने धीरे धीरे अपने कोट को भी उतार कर फेंक दिया और अपनी शर्ट्स के बटन को भी उसने ओपन कर दिया। उसने वांग जी शर्ट्स को तो पहले ही ओपन कर दिया था, साथ ही उसने वांग जी के ट्राउज़र बटन्स को भी ओपन कर दिया था। वहीं उसने अपने शर्ट्स के बटन को ओपन किया और अब विंग का भी शर्ट ओपन था, लेकिन अभी तक विंग ने उस शर्ट को उतारा नहीं था, बल्कि उसके सिर्फ बटन खुले हुए थे। विंग ने किसको ब्रेक किया एंड वांग जी की तरफ वांग जी के हाथ को लिया और उसने अपने एप्स पर रखा, और ये फील होने के साथ ही वांग जी से काँप गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, फील मी ओमेगा, जस्ट लाइक आई फील यू, यू हैव टू फील मी। वांग जी से ही सुना, उसने विंग की तरफ देखा। वही विंग ने उन दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर दिया एंड अब वांग जी विंग के ऊपर था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे दिखाओ मेघा कि तुम मेरे लिए कितने डेस्परेट हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये सुनने के साथ ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा, और पता नहीं क्यों पर विंग की आंखों में कुछ ऐसा था कि वांग जी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वांग जी झुका और उसने विंग के लिप्स को क्लेम कर लिया, और वो भी विंग को किस करने लगा। विंग वांग जी को किस करने दे रहा था। हालांकि वांग जी उतना डोमिनेंट तो नहीं था जितना वांग जी था, लेकिन फिर भी वांग जी किस में एक अलग ही नशा था। वांग जी ने भी वही किया जो विंग ने किया था। वांग जी भी विंग के चेस्ट पर, उसकी नेक पर, उसके कॉलर बोन्स पर ही किस देने लगा, लव बाइट्स देने लगा, बाइट मार्क्स देने लगा। एंड ये सब चीज़ें जैसे विंग को और ज़्यादा पागल कर रही थी वांग जी के लिए। एंड जब विंग और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने वांग जी को फ्लिप कर दिया। वांग जी की पैंट जो थी वो एक ही पल में वांग जी से अलग थी। अब वांग जी विंग के सामने नेकेड था, लेकिन विंग वांग जी को और ज़्यादा इंटेंसली देख रहा था। उसके बाद उन दोनों की वो नाइट बहुत लॉन्ग रही। विंग ने पता नहीं कब तक वांग जी के साथ वो सब किया है, कब तक वो वांग जी से इंटीमेट हुआ, वांग जी को खुद याद नहीं है, क्योंकि वो तो बीच में बेहोश हो चुका था। वो लिटरली ही फेंट। लेकिन विंग को प्रॉब्लम नहीं थी, विंग को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो बस वांग जी के साथ इंटीमेट हो ही जा रहा था। वांग जी को जब विंग सेटिस्फाइड हुआ तो उसने वांग जी को क्लीन किया, वो बाथरूम में लेकर गया, उसने वांग जी को क्लीन किया, बेडशीट चेंज की। उसके बाद उसने वांग जी को अपनी बाहों में लिया एंड उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग की आंखों में पागलपन दिखाई दे रहा था, जो कि शायद वांग जी इस चीज़ से अवेयर नहीं था, लेकिन जल्द ही वो इस चीज़ से अवेयर भी हो चुका था। क्योंकि जैसे जैसे उनकी लाइफ चल रही थी, शुरू में विंग ठीक था। शुरू में वांग जी के साथ लवी डवी बिहेव किया करता था, वो वांग जी को समझा करता था। वांग जी को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विंग ने जो उनकी फर्स्ट नाइट के दिन कहा था कि वो पॉजेसिव है, तो वांग तो उस चीज़ को बिल्कुल भूल ही गया था, क्योंकि वो अपने सामने जिस विंग को देख रहा था वो बहुत अलग लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही अलग था। वो वांग जी से बात किया करता था एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह, नॉर्मल अल्फा की तरह बात किया करता था। वो वांग जी की हर बात सुना करता था, वांग जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये भी उसे पूछा करता था। साथ ही शादी के 1 महीने बाद तक भी वो डेट्स पर जाया करते थे। विंग
हफ्ते में 2 से 3 बार वांग जी को डिनर डेट पे ले जाया करता था, कभी वो लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे। तो वांग जी विंग के साथ में बहुत ज़्यादा खुश था और वांग जी का प्यार विंग के लिए और ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वांग जी को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, विंग उससे ऑब्सेस्ड है। क्योंकि अब धीरे धीरे विंग का ऑब्सेशन बढ़ रहा था, वो वांग जी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था। अगर विंग जब तक ऑफिस जाता तब तक ठीक था, लेकिन विंग का पागलपन इतना बढ़ रहा था कि जब भी वो ऑफिस जाता तो वो हर 5 मिनट में वो वांग जी को कॉल करता, हर 5 मिनट में वांग जी को कॉल करता। एंड अगर वांग जी कॉल करता है 2 या 3 रिंग तक वांग जी अगर कॉल नहीं उठाता तो विंग सीधा घर पर आ जाता, और ये चीज़ें वांग जी को परेशान कर रही थी। साथ ही अगर विंग ने मैसेज किया है तो वांग जी को उस मैसेज का रिप्लाई करना ही होगा। अगर वांग जी ने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो विंग फिर सारा डेटा लेता है कि वांग जी कहाँ था, वो किसके साथ था, क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, जब उसने कॉल किया था तो उसका फ़ोन बिजी क्यों आ रहा था। और ये चीज़ें वांग जी को डराने लगी थी, क्योंकि वो विंग की आंखों में पागलपन देख रहा था। पहले तो वो विंग की आंखों में प्यार देखा करता था, पेशेंट देखा करता था, लेकिन अब वो विंग की आंखों में ऑब्सेशन देख रहा था, जिसे विंग प्यार का नाम दे रहा था। जबकि वांग जी अच्छी तरह से समझ रहा था कि ये कोई प्यार नहीं है, बल्कि ये एक ऑब्सेशन है, जिससे वांग जी डर रहा था। क्योंकि विंग बिल्कुल किसी पागल की तरह, जैसे कोई प्यार में ज़्यादा ही पागल है, फिर ऑब्सेशन में पागल वैसे हरकतें क्या करता था। पहले वांग जी कभी न कभी या फिर महीने में 1-2 बार अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था। उसके हाई स्कूल से फ्रेंड्स थे। वैसे तो वांग जी शांत था, लेकिन उसी की तरह उसके कुछ फ्रेंड थे, और उनमें से एक का नाम था गाओतो, एंड एक का नाम था शाओशिन चैन। दोनों ही उसी की तरह थे, शांत थे एंड कलेक्टिव थे। इनके थॉट्स कलेक्टिव थे, और खुद भी ये शांत तरीके के मिजाज थे। तो इनको इन तीनों की बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब विंग को इनसे भी प्रॉब्लम होने लगी थी। वांग जी अगर इन लोगों से मिलने जाता तो भी विंग वापस आकर वांग जी को नहाने के लिए कहता। वांग जी को जैसे जब वो तीनों ओमेगा फ्रेंड्स एक दूसरे को हक करते हैं, फिर एक साथ बैठने से उन जो फेरामोन्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो विंग को उन ओमेगा फेरामोन से प्रॉब्लम थी। अल्फा से तो अल्फा, उसे उन ओमेगा फेरामोन से भी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उसका खाना पीना सोना बहुत लिटरली विंग ने बर्बाद कर रखा था। जब भी वांग जी खाना खाना बैठता, विंग के पास मैसेज आते रहते। विंग कॉल करता, क्या तुमने खाना खाया, कितनी देर में खाया, कब खाया था, खाना खाने के बाद तुमने स्नैक्स लिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वांग लिटरली फेड अप विद दिस। हाँ, वो विंग से प्यार करता है। उसने एक हद तक समझने की कोशिश की कि विंग भी उससे प्यार करता है। इसलिए एक हद तक उसने ये समझने की कोशिश की कि प्यार किस हद तक हो सकता है, लेकिन विंग की प्यार हद पार कर रहा था, पागलपन की हद पार कर रहा था। और ये चीज़ वांग जी उसमें डरा रही थी, इसलिए उसने एक फैसला लिया था कि वो कुछ दिनों के लिए विंग से दूर रहेगा, अपने दिमाग को शांत रखेगा। उसके बाद वो विंग को भी समझाएगा कि विंग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो पागलपन है। इसीलिए उसे पता था कि अगर विंग यहाँ पर होगा तो विंग उसे जाने नहीं देगा। हालांकि विंग ऑब्सेसिव था, पॉजिटिव था, लेकिन उसने वांग जी को हर्ट नहीं किया था। फिजिकली तो उसने कभी वांग जी को हर्ट नहीं किया है। हालांकि कभी कभी जब उसे गुस्सा आता है तो वो वांग जी पर चिल्ला देता है, या फिर अपने फेरोमोन से वांग जी को वीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना भी वो वाइल्ड नहीं हो जाता। वो वांग जी को लेकर संभल कर रहता है, वांग जी को हर्ट नहीं करता। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि वो फिजिकली तो हर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मेंटली वो वांग जी को कितना हर्ट कर रहा है। इसलिए उसने एक फैसला लिया कि अभी अगर विंग घर पर नहीं है तो विंग को मैसेज कर देगा और कहेगा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा है, उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ रुकेगा। एंड विंग उस पर कॉल पे बात कर सकता है, ज़्यादा वीडियो कॉल भी कर सकता है, लेकिन प्लीज़ उससे घर ना आए, क्योंकि वो टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता है। इसीलिए वो सिर्फ ये मैसेज कर वो जब अपने घर के पास आने ही वाला था तब उसने मैसेज किया था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ये मैसेज घर पर कर देता तो पता नहीं कहीं से ना वेयर टू विंग बस टपक जाता है उसके सामने। इसीलिए उसने अपने घर के आसपास पहुंचने के बाद विंग को मैसेज किया था कि वो अपने घर आ गया है, 1-2 दिन वो यहीं पर ही रुकेगा। तो विंग जो है विंग उसके घर पर ना आए, क्योंकि ये टाइम वो बस अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता है। पर जब ये मैसेज विंग को रिसीव हुआ था, लिटरली वो ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि उनकी शादी को लिटरली 1 महीना हो चुका था, और इस बीच में वांग जी कभी अपने पेरेंट्स के पास नहीं गया था। अब विंग का दिमाग चलने लगा था कि वांग जी उसके पेरेंट्स के यहाँ क्यों गया तो उसने उसे कॉल पर क्यों नहीं बताया, सिर्फ मैसेज क्यों किया है। और अगर वो उसे जाना ही था तो उसने विंग को सुबह क्यों इन्फॉर्म नहीं किया है कि वांग जी से कुछ छुपा रहा है, कि वांग जी कहीं और जा रहा है। ये बातें विंग का दिमाग ख़राब कर रही थी। इसलिए उसने उसने चेंग को कॉल किया और चेंग को कॉल कर पूछा कि
चेंग, क्या वांग जी तुम्हारे घर पर पहुंच गया है? ये सुनने के साथ ही चेंग ने कहा, हाँ वांग जी बताए हुए बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर विंग ने जैसे रिलीफ की ब्रेथ ली कि वांग ने झूठ तो नहीं बोला। वो बहुत कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका जो दिमाग है वो एक तरह से उल्टा चलता ही रहता है। लेकिन जब उसने सुना कि वांग जी उसी घर पर है तो वो शांत हो गया। लेकिन वो कैसे भी कर कर खुद को काम में बिजी कर उस दिन शांत था। लेकिन जैसे रात हुई और वो अपने घर पहुंचा तो उसे रूम में वांग जी नहीं मिला, क्योंकि नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, वो अपने घर पर था। फिर भी जैसे विंग सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सोया नहीं जा रहा था। उसे वांग जी की याद आ रही थी, क्योंकि 1 महीने से विंग को वांग जी की आदत सी पड़ चुकी थी। वांग जी को बाहों में लिए बिना विंग को नींद ही नहीं आती थी। तब उसने एक फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जिसने इतना दिनों के बाद आज लिटरली नॉर्मल दिन स्पेंड किया था, और उसने आज अपने फ़ोन को लिटरली स्विच ऑफ कर दिया था कि विंग का कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, और उसने अपने रूम में उसको रख दिया था। पूरा दिन उसने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गगा के साथ और जंगचिंग के साथ बिताया था। तो बहुत खुश था, उसका माइंड जो था वो थोड़ा हल्का हुआ था, जिससे वो कुछ सोच सके। उन लोगों ने खूब सारी बातें की पूरे दिन। उसके बाद उन लोगों ने सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके थे। शिचेन और चेंग अपने रूम में जा चुके थे, वो और वांग जी अपने रूम में जा चुका था। वांग जी का जो रूम है वो 2nd फ्लोर पर था। वही वांग जी फ्रेशन अप हुआ और उसके बाद वो सो चुका था। उसका मन तो कर रहा था कि वो विंग को मैसेज करे, लेकिन वो जानता है कि अगर वो विंग को मैसेज करेगा तो विंग अभी वीडियो कॉल के लिए कहेगा। अगर वीडियो कॉल उसने कर दिया तो फिर विंग उसको पूरी रात नहीं सोने देगा। वैसे भी कल का दिन और उसके पास है, फिर तो उसे विंग के पास वापस जाना ही है। तो इसीलिए वो बस शांति से सोना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बात से तो वांग जी भी नकार नहीं सकता कि उसे भी विंग की बाहों के बिना नींद नहीं आती है। विंग की बाहें उसके लिए जैसे घर जैसा हो गया है। वांग जी को भी विंग की बाहों के बिना नींद नहीं आती है, पर वो सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो विंग की तरह नहीं होना चाहता। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त विंग उसके साथ हो, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी या कुछ वक्त के लिए से वांग जी को विंग से अलग होना होगा। तो इसका मतलब उसे विंग को अपनी आदत नहीं बनानी है। ये आदत अच्छी भी है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाए तो ये चीज़ बुरी भी है। वांग जी सोने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे लिटरली वो सो भी गया था, लेकिन अचानक उसे एक धट की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई दी, वो अचानक से उसकी आंखें खुल गई। उसने तुरंत घूम कर खिड़की की तरफ देखा, तो वहाँ से एक ब्लैक शेड उसकी तरफ आ रहा था। ये फील होने के साथ ही वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और उसकी तरफ देखने लगा। वो बेड से पीछे की तरफ जाने लगा। रूम में अंधेरा था, तो वांग जी को उस इंसान की फेस दिखाई नहीं दे रहा था। वो काँप रहा था। उसने उस परछाई की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम, और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये सुनने के साथ ही उस परछाई ने वांग जी की तरफ देखा और उसने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं सकते? ये सुनने के साथ ही वांग जी को समझ में आ चुका था कि इंसान कौन है, क्योंकि विंग वांग जी की आवाज़ नहीं बोल सकता। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हुशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिससे ही वांग जी ने विंग का नाम लिया, विंग तुरंत वांग जी के बेड के ऊपर आ गया और उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया। और ये जैसे ही वांग जी ने फील किया, वो शॉक हो गया। उसने विंग को कुछ से लग किया और कहा, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे रूम में? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो विंग ने कहा, देख लिया तो क्या, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एंड मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें तो पता है कि जब तक मैं तुम्हें अपनी बाहों में नहीं ले लेता तो मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए यहाँ आ गया और सुबह हम दोनों साथ ही यहाँ से हम हमारे घर चलेंगे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं एक दिन और रुकने वाला था। और विंग ने कहा, लेकिन अब तुम नहीं रुक रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती एंड तुम्हारे यहाँ रुकना भी थोड़ा सा एम्बेरसिंग होगा, इसलिए तुम मेरे साथ सुबह चल रहे हो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ डिसबिलीफ में देखा, लेकिन विंग को से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस लेट गया और उसने वांग जी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, ठीक है लिटिल लोयन, अब मुझे आंखें देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, इसलिए अब सो जाओ। वैसे भी कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। ये बोलकर उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया और वांग जी बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर विंग का पागलपन आखिर कब तक चलेगा? क्या वांग जी अपने पेरेंट्स के यहाँ भी नहीं आ सकता? वांग जी यही सब सोच रहा था, जैसा कि विंग ने कहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग वांग जी के रूम से निकला तो सभी लोग शॉक थे एंड ऑब्वियसली वांग जी खुश भी था। वो उन दोनों ने भी बहुत टाइम बाद एक दूसरे को देखा था। वैसे लेंची ने इतना ज़्यादा
मतलब प्रोटेक्टिव नहीं थे, या फिर एक तरह से कहें कि इतना पॉजेसिव नहीं थे। हाँ, अल्फा होने के नाते उनका नेचर था कि वो पॉजेसिव थे, लेकिन इतना नहीं थे कि वो चेंग को कहीं बाहर जाने से रोके या फिर घर जाने से रोके। वैसे भी वीइंग और उसके पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं, तो चेंग अगर जाता है तो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाता है, वो वीइंग के पास कम ही जाता है, क्योंकि उनका जो घर है वो सिटी के दूसरी तरफ है, इसलिए आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और चेंग की नई नई शादी हुई तो अपने फैमिली के साथ थोड़ा बेसी है, इसलिए वो मिला नहीं था वीइंग से। और जब दोनों भाई मिले तो उन दोनों ने बातें की, और वीइंग ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ा कि वो वीइंग को मिस कर रहा था, इसलिए वीइंग यहाँ पर आया था। इससे वीइंग तो बच गया, लेकिन उसको तो पूरी फैमिली ने इतना चिढ़ाया जब तक कि वापस नहीं आएंगे। बेचारा वांग जी क्या करे, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब वीइंग का पागलपन लिटरली बढ़ रहा था। एक शाम एक पार्टी अरेंज की गई थी लेन फैमिली की तरफ से, तो उसमें सभी लोग आए थे। वांग जी ने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया था, और उन फ्रेंड्स में शाओशन चेन थे, उसका बॉयफ्रेंड शुएंग आया था, साथ ही गावतो था, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो सेन वांग लेंग आया था। तो गावतो का जो बॉयफ्रेंड था वो, ये दोनों भी रिसेंटली रिलेशनशिप में आए थे, टच में बहुत टाइम से थे। एक्चुअली सेन वांग लेंग जो है वो विंग का सेक्रेटरी है, विंग का सेक्रेटरी है। तो और इसका सेन वांगलेंग का जो सेक्रेटरी है वो गावतो है, वो अभी इंटर्न है, लेकिन उसका वो सेक्रेटरी है। तो इन दोनों के बीच में ऐसी बातें बनी, एंड सेन वांगलेंग खड़ूस टाइप का इंसान है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में रिलेशनशिप की शुरुआत हुई और ये दोनों एक दूसरे के पैर में पड़े। एंड पहली बार था, इसलिए गावतो को लगा कि वो उसे वांग से मिलवाना चाहिए, क्योंकि वो तीनों पक्के वाले दोस्त थे। जब शाओशन का बॉयफ्रेंड बना था शुएंग, तब उन शुएंग से भी उन दोनों ने मुलाकात की थी, इसलिए वो उसे इस पार्टी में भी लेकर आया था। वैसे इन्विटेशन दोनों को मिला था, तो दोनों ही पार्टी में आए थे, और पार्टी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन वीइंग वांग जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वीइंग का हाथ हर वक्त उसके बस वेस्ट पर था, लेकिन एक पल के लिए वीइंग जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने लगे। वही वांग जी फाइनली फ्री हुआ था, तो वो अपने फ्रेंड्स के पास चला गया था। एंड गावतो ने अपने बॉयफ्रेंड को वांग जी से मिलाया, और वांग जी ने भी मुस्कुराकर शेन वांगलिंग से अपना हैंडशेक किया। एंड वो लोग मुस्कुरा रहे थे, वो लोग बातें करने में बिजी हो गए थे, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया कि ये चीज़ वीइंग ने देखी थी। वीइंग ने इंटरेक्शन देखा था शेन वांगलिंग एंड वांग जी का, और वांग लिटरली वीइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि जब वो बिजनेस पार्टनर से मिलकर आया था तो उसे लगा था कि वांग जी उसी जगह पर खड़ा होगा जिस पर वीइंग उसे छोड़ कर गया था, लेकिन वांग जी वहाँ पर नहीं था, और स्पेशली वांग जी से अल्फा से बात कर रहा था। ये चीज़ वीइंग के लिए बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पार्टी एंड नहीं हुई उससे पहले ही वीइंग वांग जो खींचता वो बस घर ले गया था। पार्टी क्राउडेड थी, इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन वीइंग वांग जो खींचता वो लिटरली घर पर ले गया था। पूरी कार राइड साइलेंट थी। वांग जी पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, वीइंग की प्रॉब्लम क्या है, क्या वो पार्टी भी इंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन वीइंग शांत था। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, वीइंग वांग जी को उसके रूम में ले गया, और उसने वांग जी को बेड पर पुश कर दिया, और उसके ऊपर आ गया। वो लिटरली ब्रूटली वांग जी को किस करने लगा। और वैसे तो वीइंग के किस हमेशा ही अग्रेसिव होते हैं, लेकिन इस बार वीइंग के जो किस थे वो थोड़े से हर्टफुल थे, क्योंकि वो वांग जी के लिप्स पर बाइट कर रहा था, जिससे वांग जी के लिप्स पर सिर्फ ब्लड आ रहा था। एंड ये चीज़ वांग जी को हर्ट कर रही थी, इसीलिए वो अपने हाथों को वीइंग की चेस्ट पर रख रहा था और उससे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिटरली वीइंग गुस्से में था। उसकी अल्फा आइज एक्टिव हो चुकी थी, उसकी अल्फा आइज रेड थी, और वांग जी समझ गया था कि वीइंग के अल्फा ने उस पर कंट्रोल ले लिया है, लेकिन वीइंग उसे हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अपने होश में था ही नहीं। वो वांग जी को किस कर रहा था, किस करने के साथ उसने उन दोनों के ही रोप्स को उतार दिया, और उसके साथ इंटीमेट होने लगा, बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी जेंटलनेस के। वो बस बीस्ट की तरह वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था, और वांग जी को पेन हो रहा था, क्योंकि विंग लिटरली रफ था, लिटरली बहुत ज़्यादा रफ था, और वांग जी को इतनी रफनेस की आदत नहीं है। हाँ, विंग अग्रेसिव हमेशा ही होता है, लेकिन आज विंग सच में बहुत रफ था। ऊपर से वो वांग जी की पोजीशन पर बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, एंड वांग जी को पेन हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तो उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, पर विंग सुनने के लिए तैयार नहीं था। वांग जी को तो पता ही नहीं था कि वो कब फेंट हो गया था, कब बेहोश हो चुका था। पर विंग जब तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब तक कि उसका गुस्सा कम नहीं हो गया। जैसे उसका गुस्सा कम हुआ तो विंग ने वांग जी की हालत देखी, लिटरली को वो कर्ज कर रहा था कि उसने वांग जी की हालत क्या कर दी है। उसने वांग जी को क्लीन किया, उसके बाद उसने वांग जी को हक करके वो सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई तो विंग जो है वो
उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसीलिए ना चाहते हुए उसे वांग जी को छोड़कर जाना पड़ा। जब नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 10 AM के आसपास वांग जी की नींद खुली थी। तो वांग जी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन वांग जी का पूरा जो शरीर था वो पेन कर रहा था। जगह जगह उसके बाइट मार्क्स थे, लिप्स पर अभी भी जो ब्लड था जो सूख गया था वो अभी भी वहाँ का निशान था। और वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो बैक है, वांग जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि विंग का वो रूप उसे अभी भी याद था। वांग जी विंग से डरा करता था, लेकिन कल जो रूप उसने विंग का देखा है उसके बाद वांग जी लिटरली बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अंदर तक काँप गया था, अंदर तक सहम गया था। एंड उसकी अब विंग को देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आसपास देख रहा था कि विंग यहाँ पर नहीं है। वांग जी बहुत ही धीरे धीरे उठा। जब वो उठा और उसने घूम कर देखा तो बेडशीट तो चेंज कर दी गई थी, एंड वांग जी भी नेकेड ही था, और विंग ने उसे क्लीन भी कर दिया था। लेकिन फिर भी वांग जी को अपनी थाइस में कुछ गीलापन सा फील हो रहा था। जब उसने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके हाथ में ब्लड था, उसे ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी को पहले समझ में नहीं आया, लेकिन उठा वो, और वो सबसे पहले बहुत दीवार का सहारा लेता हुआ वो बाथरूम में गया। उसने खुद को एक वार्म बाथ दिया। उसके बाद वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर पेन कर रहा था और वो चल नहीं पा रहा था। उसे लिटरली डिज़ी फील हो रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके एब्डोमेन में बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा है। अभी भी वांग जी को हल्का बात लेने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था, उसे गिलापन फील हो रहा था। ये वांग जी को जब ज़्यादा ही फील होने लगा तो उसे लगा कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसने अपने फ़ोन तक टच नहीं किया और वहाँ से बस बिना किसी को बताए निकल चुका था। हर ओमेगा का एक डॉक्टर होता है, मतलब उनका मंथली चेकअप होता है, उनकी हीट रेगुलर आ रही है नहीं आ रही है, उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए वांग जी का भी एक डॉक्टर था जिससे वो मंथली चेकअप करवाया करता था, और वो डॉक्टर था, उसका नाम था मेंगजी। वो एक फीमेल बीटा थी। वांग जी जब वहाँ पर पहुँचा और उसने वांग जी की हालत देखी तो एक पल के लिए वो खुद सहम सी गई थी। उसके बाद वांग जी ने उसे बताया कि उसे अपने अपने एब्डोमेन में पेन हो रहा है और उसे ब्लीडिंग फील हो रही है। मेंगजी ने जब ये सुना तो उसने वांग जी के टेस्ट किए एंड उस ब्लीडिंग को रोका। जब लिटरली 1-1.5 घंटे के बाद जब सभी टेस्ट हो चुके थे वांग जी को, तो अब वांग जी और मेंगजी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। जी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? ये सुनने के साथ ही वांग जी के दिमाग में कल रात के फ्लैशेस आने लगे, और ये जब वांग जी ने याद किया तो मेंगजी को क्या बताया कि उसका अल्फ़ा इतना ज़्यादा जेलसी में पागल हो चुका था कि उसने लिटरली उसका रेप किया। ये जब वांग जी ने याद किया तो उसने मेंगजी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। वो कल मेरा मेरा हस्बैंड थोड़े से अग्रेसिव थे और कोई बात नहीं है। ये सुनकर मेंगजी ने कहा, अग्रेसिव? लिटरली उसने तुम्हें पता भी है तुम्हें इंटरनल ऑर्गन्स में कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एंड तुम्हें पता है ब्लीडिंग क्यों हो रही है? ये सुनकर वांग जी ने मेंगजी की तरफ देखा और नाम में अपना सिर हिलाया। मेंगजी ने कहा, वांग जी, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन तुम 3 वीक्स प्रेग्नेंट थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, थे प्रेग्नेंट? थे का क्या मतलब है? तभी मेंगजी ने कहा, थे का मतलब है कि तुम अपने बच्चे को खोते खोते बचे हो। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और उसने मेंगजी की तरफ देखा। जी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट थे। प्रेगनेंसी के जो कुछ प्रेगनेंसी के जो अर्ली मंथ्स होते हैं उनमें ओमेगा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें फिजिकल एक्टिविटी को बहुत कम करना होता है, या फिर बहुत ही जो माइल्ड होती है वो करनी होती है। लेकिन तुम्हारा अल्फा लिटरली वाइल्ड था। अगर थोड़ा भी और अग्रेसिव होता तो शायद तुम अपने बच्चे को खो सकते थे। ये ब्लीडिंग उसी की वजह से हो रही है। तुम्हारे जो एब्डोमेन के जो कंडीशन वो क्रिटिकल है। अभी के लिए तो मैंने इसको ब्लीडिंग को रोक दिया है, एंड अभी के लिए बेबी सेफ़ है। लेकिन वांग जी, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने अल्फा को समझाना होगा कि वो तुम्हारे साथ इतना अग्रेसिव ना हो। लिटरली अभी फ्यू मंथ्स में तो नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसे ही अग्रेसिव रहना शुरू किया तो तुम अपने बेबी को खो सकते हो। ये सुनकर वांग जी का पूरा शरीर से ठंडा पड़ गया था, उसका पूरा शरीर में ठंडा पसीना दौड़ गया था, और वांग जी का हाथ तुरंत अपने एब्डोमेन पर चला गया। क्या होता अगर वो अपने बेबी को खो देता? वांग जी तो जीते जी मर जाता। उसने जी की तरफ देखा और कहा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा इससे।
और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना ज़ी, सब ठीक है, मेरा बेबी ठीक है। ये सुनकर ज़ी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ वांग जी, अभी तो ये ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम्हें कुछ दिनों तक बेड रेस्ट लेना होगा, न्यूट्रिशन फूड खाना होगा, एंड तुम्हें कुछ मेडिसिन्स विटामिन्स तुम्हें प्रेफर कर रही हूँ, तुम्हें वो खाना होगा। ओके, तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना है और बिल्कुल भी खुद को स्ट्रेस नहीं देना है। अगर तुमने स्ट्रेस लिया तो इससे तुम्हारे बेबी पर फ़र्क पड़ सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, डोंट वरी, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूँगा। तुम तुम मुझे क्या रिपोर्ट्स दे सकती हो, साथ ही प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। ये सुनकर ज़ी ने कहा, क्या मतलब? तभी वांग जी ने कहा, मतलब मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, तो मैं उस पर सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई पूछे तो बताना मत। इस पर ज़ी ने कहा, डोंट वरी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड के बर्थडे पर तुम मुझसे सरप्राइज़ दो तो मैं कोई भी मुझसे नहीं बताऊँगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारे हस्बैंड को बोल देना अगर वो अगली बार अग्रेसिव हुआ तो शायद तुम दोनों अपने बेबी को खो सकते हो। एंड अग्रेसिव उसने तुम्हारे, खैर मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन एक बात याद रखना वांग जी, अगर वो फिर से अग्रेसिव हुआ तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अब तुम्हारे बेबी को बचा पाऊँगी या नहीं। ये सुनकर वांग जी ने बस जी की तरफ देखा। उसके बाद जी को और भी पेशेंट्स को देखना था, तो वांग जी उसकी केबिन से बाहर आ गया था, लेकिन वांग जी को अभी भी जी की बात अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अगर तुमने अपने हस्बैंड को, अगर विंग थोड़ा और अग्रेसिव होता तो शायद तुम अपने बेबी को खो सकते थे। तुम्हें पता भी नहीं चलता, उससे पहले तुम अपने बेबी को खो देते। ये फील होने के साथ ही वांग जी के सिर्फ ठंडा पसीना दौड़ गया। विंग के वो कल की रेड आइज वांग जी अंदर तक सम गया था। वांग जी ने एक फैसला लिया, वो वापस अपने घर नहीं जाएगा, वो लेन मेंशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो लेन मेंशन गया तो विंग उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा, कैसे न कैसे उसे वापस वीमेंशन ले आएगा। लेकिन वांग जी नहीं जाना चाहता, वो विंग के पास वापस नहीं जाना चाहता। विंग विंग समझने की कोशिश नहीं करता। विंग एक मॉन्स्टर की तरह, उसका ऑब्सेशन सिर्फ वांग जी को हर्ट नहीं कर रहा है, उनके बेबी को हर्ट कर रहा है। वांग जी अपने ऊपर कुछ भी सह सकता है, लेकिन वांग जी अपने बेबी के लिए कुछ भी नहीं सहेगा। इसलिए उसने वांग जी ने उसी वक्त एक फैसला लिया था। वो वीमेंशन से निकल चुका था, उसने अपना कोई फ़ोन लिया था, अपना कोई भी सामान उसने नहीं लिया था। इसीलिए वो सबसे पहले शाओ शिनचैन के पास गया एंड उसने शाओ शिनचैन से थोड़ी मदद मांगी। साथ ही उसने कहा कि अगर कोई पूछे कि वांग जी कहाँ गया है तो शाओ शिनचैन मना कर दे। उसने स्ट्रिक्टली शाओ शिनचैन को मना किया था, यहाँ तक कि उसने खुद भी नहीं बताया था कि वो कहाँ गया था, लेकिन उसे थोड़ी मनी की मदद चाहिए थी, क्योंकि वो बिना पैसे के तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए उसने शाओ शिनचैन से मदद ली। शाओ शिनचैन ने जब पूछा कि क्या हुआ, तो वांग जी ने बस शिनचैन से ये कहा कि वांग जी, वो किसी को नहीं बताएगा कि वांग जी उसके पास आया था। शिनचैन ना चाहते हुए भी शिनचैन ने किसी को नहीं बताया। उसके बाद वांग जी वहाँ से उसने बस ली, उसने ट्रेन का टिकट नहीं लिया, उसने बस ली और वो उस शहर से दूर बहुत एक दूसरे शहर में आ चुका था और उसने वहाँ से अपनी नई लाइफ शुरू की थी। जब वो यहाँ पर आया तो उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। जितना भी पैसा उसके पास था, उसने एक जो रूम था, एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लिया। उसके बाद अपने अर्ली प्रेगनेंसी मंथ्स में वो आसपास काम ढूंढने जाया करता था, और तब वो जीसू से मिला था, जिसने नया नया अपना कैफ़े ओपन किया था। तो उसे वर्कर्स की ज़रूरत थी और वांग जब वहाँ पर गया तो उसे ये जॉब आसानी से मिल गई। वांग जी अपने काम को लेकर डेडिकेटेड भी था, लेकिन जब जीसू को पता चला था कि वांग जी प्रेग्नेंट है तो वो उसे मना कर रहा था। लेकिन वांग जी ने जीसू से कहा था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, उसका जब बेबी इस दुनिया में आएगा तो क्या वो अपने, अगर उसके पास उसे खुद को न्यूट्रिशन देने के पैसे नहीं होंगे तो बेबी कैसे दुनिया में आएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी जीसू को वांग जी को काम करने देना पड़ा, और वांग जी ने लिटरली प्रेगनेंसी के 7 मंथ तक काम किया था। उसके बाद 2 मंथ में जीशू ने स्ट्रिक्टली वॉर्न किया था कि वो वांग जी को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। अगर वांग जी से अपना बड़ा भाई मानता है तो ये 2 महीने वो कोई काम नहीं करेगा, और ये 2 महीने वो जावजिशु जिनके साथ रहेगा, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो या प्रॉब्लम हो तो वो लोग उसके साथ रहेंगे। इस वक्त में किसी का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। एंड वांग जी इन सब के लिए सच में लिटरली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था इन दोनों का। एंड जब विजान हुआ था तब भी जीशु और विनके सिंह हमेशा उसके साथ थे, उसका ख्याल रखने के लिए एक फैमिली की तरह। वांग जी सच में ग्रेटफुल था कि उसे जीशु और विनके सिंह जैसे 2 बड़े भाई मिले थे।
वो उसकी लाइफ उसे हाँ उसकी लाइफ में खालीपन था, विंग की याद उसे आती थी। लेकिन उससे ज़्यादा भी उसे विंग से डर लगता था कि अगर अब विंग को पता चलेगा कि वांग जी छोड़कर जा चुका है, ऊपर से उसका एक बेबी है जिसको विंग से उसने छुपाया है, तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। लिटरली वो वांग जी के साथ क्या करेगा वांग जी खुद भी नहीं जानता। इसीलिए अब वांग जी के दिल में कहीं ना कहीं डर ने प्यार से ऊपर और पार कर लिया था। तो वांग जी को डर लगता था, और ओवली किसको डरने लगेगा। वांग जी ने अपने बच्चे को खोते खोते बचाया है। वांग जी डरा हुआ था, वांग जी यही सब सोच रहा था। वो गाड़ी में बैठा हुआ था, पूरा गाड़ी का जो माहौल था वो शांत था। विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस था। वहीं विंग के गोद में विजान अभी भी सो रहा था, और वांग जी यही सब सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग उसे वापस से वहीं लेकर जा रहा था जहां से वांग जी भाग कर आया था। लेकिन इस बीच में विंग ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। उसने उसने बस ये कहा था कि टाइम टू गो बैक होम चीज़ी। वांग जी ने जैसे ही ये सुना तो उसकी पूरी बॉडी लिटरली कांप गई थी। जीशु और वेन केजिंग ने जब पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वांग जी ने कहा कि वांग जी वापस अपने नेल्फा के साथ जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वेन केजिंग उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर वो कहेगा कि विंग उसे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है या फिर वो जाना नहीं चाहता, तो वेन केजिंग शायद विंग से लड़ने भी लग जाए या फिर विंग को ले जाने के लिए मना भी कर दे। लेकिन वो जानता है कि विंग को अगर गुस्सा आ गया तो वेन केजिंग को हर्ट कर सकता है। एंड वांग जी नहीं चाहता कि जिन लोगों ने उसे सबसे बुरे वक्त में उसकी मदद की है वो उन्हें हर्ट करे। इसलिए उसने बस झूठी मुस्कुराहट के साथ ये कहा था कि वो ठीक है, एंड उसका अल्फा के साथ बात हो गई है, वो ठीक रहेगा। एंड जल्द ही वो उन्हें लेनमेंशन बुलाएंगे, क्योंकि कुछ होने वाला है उनके यहाँ, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो वो उसे बुलाएंगे, तो वो दोनों अगर उन्हें शक भी होगा तो उन्हें देख सकते हैं कि वांग जी अपने अल्फा के साथ खुश हैं। ना चाहते हुए भी जाओ जिशु को वांग जी को जाने देना पड़ा, क्योंकि वो भी जानता है कि एक अल्फा को एक ओमेगा से दूर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए ना चाहते हुए भी वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी पहले अपने उस छोटे से अपार्टमेंट में गया था जहाँ पर विजान की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। लिटरली सारा सामान विजान का यहीं पर ही था, तो वांग जी विजान के उस सामान को भी लेकर आया था। यिंग जब उस घर के अंदर गया था तो उसे नहीं पता कि वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि पूरे घर में वांग जी और विजान की तस्वीरें थे। कुछ में जाओ जिशु वांग जी के साथ था, मतलब हॉस्पिटल टाइम की तस्वीरें थी जिसमें शायद विजान बोर नहीं हुआ होगा। वो सारी तस्वीरें वांग जी ने बैग में रखी थी, सब कुछ लिया था। लेकिन उस वक्त भी सब कुछ शांत था। विजान अभी भी विंग की गोद में बस सो रहा था। जब सभी सामान पैक हुआ तो गावतो शन वांगलिंग ने उस सामान को गाड़ी में रखा, एंड विंग और वांग जी एक गाड़ी में थे। एंड दोनों कपल जो थे, दोनों सेक्रेटरी, वो एक गाड़ी में थे। वही वो ओमेगा जो लेडी थी वो भी एक गाड़ी में थी, जो कि ये जो सब देख रही थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खैर, वो गाड़ी विमेंशन के सामने आकर रुक चुकी थी। वांग जी को नहीं पता कि कब तक वो सोचता रहा, लेकिन उसका दिमाग वो भी उसे पता था कि विंग कुछ ना कुछ करने वाला है। क्योंकि वो जानता है विंग के गुस्से को उसने सहा है या फिर कहेगा उसने महसूस किया है, तो अब उसे बस इसी चीज़ का डर लग रहा था। बस उसे इस चीज़ का रिलीफ था कि विंग जिस अफेक्शन के साथ विजान को देख रहा है तो विजान को तो हर्ट नहीं करेगा, एंड विंग का गुस्सा वो झेल सकता है या फिर झेलने की कोशिश करेगा। यही सोचते हुए वो विमेंशन पहुंच चुके थे। जैसे ही विमेंशन सामने गाड़ी रुकी, सबसे पहले विंग के लिए उनके ड्राइवर ने गेट ओपन किया। विंग गाड़ी से उतरा, फिर वो दूसरी तरफ गया और उसने वांग जी के लिए गेट ओपन किया और उसे अपने हाथ को बढ़ाया। अब वांग जी के पास मना करने का वो ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए उसने अपने कांपते हाथों को विंग के हाथ में रख दिया और वो विंग उसे अपने घर के अंदर ले गया, जहाँ पर बहुत सारी मेड्स थी जो ये सब देख रही थी। इन मेड्स को विंग ने हायर किया था वांग जी के जाने के बाद, क्योंकि इस घर में कोई नहीं रहता था। जब वांग जी यहाँ पर था तो मेड्स बस इतनी होती थी कि वो सुबह आती थी, खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी और फिर यहाँ से चले जाती थी। और शाम को भी सिर्फ खाना बनाने के लिए ही आती थी और कुछ भी नहीं था। विंग वांग जी के आसपास किसी को भी ठहरने तक नहीं देता था। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे मेड्स थे और भी बहुत सारे सर्वेंट्स थे। ये देखकर वांग जी थोड़ा शौक था, लेकिन उसने उस शौक को अपने फेस पर दिखाया नहीं। विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर उसे उसी रूम में ले गया जहाँ पर कभी वांग जी की कई यादें थी। जब वो लोग उस रूम में पहुँचे तो
वांग जी उस पूरे रूम की तरफ देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वांग जी से मिस नहीं किया, इसने इस रूम को बहुत मिस किया है, विंग की बाहों को बहुत मिस किया है। ऑफ कोर्स उसने अपने फ्लावर को मिस किया था, लेकिन अपनी बेबी को उस वक्त बचाने का वांग जी के पास इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था कि वो तो विंग से दूर चला जाए। और हो सकता तो वांग जी कभी विंग के पास वापस आना भी नहीं चाहता था। हाँ, ये चीज़ उसे पेन दे रही थी, उसे हर्ट कर रही थी। और वो जानता है कि जब एक अल्फ़ा ओमेगा के पास नहीं रहता और जब वो अल्फ़ा उसे माफ़ कर देता है तो ये माँ के वो लिटिल 10 ईयर्स तक रहता है। तो वांग जी को पेन भी होता, उसे सहना भी पड़ता और ये पेन हीट में और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर वांग जब प्रेग्नेंट था तो उसकी हीट कंट्रोल में थी, लेकिन जब विजान के बॉर्न होने के बाद उसकी हीट लिटरली उससे बहुत पेन होता था, वो बहुत सहता था, लेकिन फिर भी विजान के लिए वांग जी सब कुछ सह रहा था। और अब जब वांग जी वो यहाँ पर आ चुका था तो वो ये सब देख रहा था, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। विंग ने विजान को वहीं बेड पर रखा, उसने बहुत ही जेंटली विजान को वहीं पर लेटा दिया, जो कि बहुत ही पीसफुली सो रहा था। वो पूरी राइड में नहीं उठा था, जैसे शायद उसे पता हो कि उसके माँ और बाबा को बात करनी है, तो वो उठ ही नहीं रहा था। वही विंग ने विजान के दोनों तरफ पिलोस रख दिया ताकि विजान गिरे नहीं। और फिर वो अब वांग जी के सामने खड़ा था, उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, वही डार्कनेस थी और वांग जी लिटरली डर रहा था। वांग जी की आंखों में डर था और वांग जी धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। उन्हें वापस आते आते शाम हो चुकी थी और बाहर अंधेरा होने लगा था। रूम की लाइट भी डिम नहीं थी, वो फुल जली हुई थी, ब्राइट लाइट थी। विंग हर एक्सप्रेशन को वांग जी के देख पा रहा था, लेकिन विंग ने अपने कदमों को बढ़ाया और उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया। ये फील होने के साथ ही वांग जी शॉक हो गया, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि विंग चिल्लाएगा, विंग उससे सवाल पूछेगा कि आखिर वांग जी था कहाँ, वांग जी की हिम्मत कैसे उसे छोड़कर जाने की। जब विंग ने कहा था कि वांग जी बस उससे बिलोंग करता है तो वो वांग जी को छोड़कर कैसे जा सकता है। ये चीज़ वांग जी के लिए लिटिल शॉकिंग थी कि विंग उसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस विंग ने उसे हक कर लिया है और विंग ने अपने फेस को वांग जी की नेक में छुपा लिया है। एंड वांग जी फील कर पा रहा था कि विंग उसकी फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। पर इसके साथ ही वांग जी कुछ और भी फील होने लगा। उसे अपनी नेक पर अपनी माँ के पास एक वेटनेस फील हो रही थी। एंड जब वांग जी ने ये फील किया तो थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ रहा था कि ये विटनेस किसकी है। विंग रो रहा था और ये वांग जी के लिए लिटरली शॉकिंग था कि विंग रो रहा था। उसे जिस चीज़ की उम्मीद की थी वो विंग नहीं कर रहा था, बल्कि विंग उसके अपोजिट ही कर रहा था। विंग रो वो धीरे धीरे विंग की जो रोने की जो स्पिरिट है, पहले वो धीरे धीरे हो रहा था जैसे वांग जी को पता नहीं चले, लेकिन धीरे धीरे विंग की जो सिसकियाँ थी, जो सोप थे, वो अब वांग जी सुन पा रहा था और वांग जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग ने उसके साथ जो कुछ भी किया है, फिर भी पता नहीं क्यों पर वांग जी को विंग का रोना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वही वांग जी को ऐसा लगने लग रहा था जैसे वो विंग के इस वेट को झेल ही नहीं पा रहा है। इसीलिए वांग जी धीरे धीरे नीचे झुकने लगा और विंग भी लिटरली जब बैठ गया वांग जी को लेकर नीचे ज़मीन पर ही बैठ चुका था, लेकिन उसने भी वांग जी को टाइटली कर रहा था, कर रखा, जैसे उसे डर हो कि अगर वो वांग जी को छोड़ेगा तो वांग जी फिर से डिसअपेयर हो जाएगा। उसके तो बहुत देर तक रोने के बाद लिटरली विंग की आंखें अब पूरी तरह से रेड हो चुकी थी, लेकिन अब वो गुस्से से नहीं थी बल्कि रोने की वजह से रेड हुई थी। विंग वांग जी से दूर बार उसने वांग जी की तरफ देखा, उसने वांग जी पूरे फेस को अपने हाथों में कप किया और उसके पूरे फेस पर किस करने लगा, उसके फोrehead पर, चीक्स पर, नोज़ पर, लिप्स पर किस करने लगा वो। और ये वांग जी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर विंग कर क्या रहा है, विंग उससे गुस्सा क्यों नहीं है, वे चल क्या रहा है। पर विंग ने वांग जी के तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मिल गए, तुम मुझे मिल गए लंजा, तुम मुझे मिल गए, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। ये बोलकर वो वांग जी को फिर से कर लेता है। और वांग जी ने जब ये सुना तो वो कंफ्यूज था, विंग डर गया था, क्यों डर गया था। और फिर विंग ने कहा, आई नो मैंने तुम्हें फेल किया है, मैंने हमारे बेबी को फेल किया है एंड उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है लंजा, तुमने मुझे उसकी सज़ा दे दी है, बट प्लीज़ अब मुझे फिर से कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस बार तो मैं जी गया, लेकिन अगली बार मैं मर जाऊँगा लंजा अगर तुम मुझे छोड़ कर गए तो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, मैं जानता हूँ मेरा ऑब्सेशन पागलपन था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अब तुम्हें वो पुराना विंग कभी नहीं देखने को मिलेगा। मैं खुद को सुधारूंगा और इन सालों में मैंने खुद को सुधारा है, मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की है,
प्लीज़ लंजा, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे और हमारे बेबी से दूर नहीं रहना चाहता। मैं उसके हर एक पल का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइफ का हिस्सा बनना चाहता हूँ। प्लीज़ लंजा, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हारा विंग अब तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। ये सुनते हुए वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। धीरे धीरे वांग जी के हाथ भी विंग के ऊपर चले गए थे और उसने भी विंग को हक कर लिया। उसने भी अपने हस्बैंड को मिस किया था। उसने विंग से नफरत नहीं की, पर उसे डर था कि विंग एक ऑब्सेसिव पर्सन है। अगर वो ऐसे ही यहाँ पर रहा तो कहीं ना कहीं विंग अपने गुस्से में कहीं बेबी को हर्ट ना करे। और वांग जी विंग को समझना चाहता था, वो समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उस वक्त वांग जी इतना डर चुका था अपने बेबी के लिए कि उसने बस आव देखा ना था, वो विंग से बस दूर चला गया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दूर चलना विंग को इस कदर बदल देगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्का सा उसे रिलीफ भी था कि विंग बदल रहा है। उस पर वांग जी अभी भी पूरी तरह तो विंग पर यकीन नहीं कर सकता ना। विंग ने वांग जी से खुद को दूर किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम शायद अभी मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन आई प्रॉमिस मैं खुद को बदलूंगा। मैंने कोशिश की है खुद को बदलने की। जब मुझे पता चला कि तुम किस लिए मुझे छोड़कर गए हो, जब मुझे जी ने बताया कि तुम मैंने मैंने ऑलमोस्ट अपने बेबी को मार ही दिया था। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हें किसने बताया? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुमने तो जी को मना किया था कि वो मुझे नहीं बताए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने क्यों मना किया था। लेकिन जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, एंड मुझे जब पता चला कि तुम लास्ट टाइम हॉस्पिटल गए थे तो मैं वहाँ गया। मुझे लेंशियन से पता चला कि मैंगजी तुम्हारी ओमेगा डॉक्टर है। मैं जब वहाँ पर गया और उससे पूछा तो उसने शुरू में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बताया उसने बताया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मुझे माफ़ कर दो रंजा, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए विंग ने लिटरली वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और अपने सिर को वांग जी उन दोनों हाथों में रख लिया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग की आंखों में सिंसियरिटी थी और वांग जी कहीं ना कहीं विंग की सिंसियरिटी फील भी कर पा रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मैं माफ़ कर दो विंग, मैंने तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ छीनी है। मेरी प्रेगनेंसी में तुम मेरे साथ होने चाहिए थे, लेकिन मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखा। मेरी भी गलती है, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। ये सुनकर वो यिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से तुमने ये सब किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। फिर विंग ने कहा, ये तुम चिंता मत करो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, मैंने खुद को चेंज किया है और ये मैं तुम्हें अपने एक्शंस में दिखाऊंगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने फिर से वांग जी को हक कर लिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, चीज़ी नीचे ठंडा है, तो तुम फ्रेशन अप हो जाओ, तो मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। ये जेस्चर विंग का नया था। विंग ने आज से पहले कभी वांग जी को किसी डिनर के लिए नहीं पूछा था। जब भी विंग उठने के लिए बोलता था, विंग उसे सीधा डेट पर ही लेकर चला जाता था। लेकिन अभी का जो माहौल देखकर वांग जी ने ज़्यादा सोचा नहीं। वहीं विंग बाहर चला गया था। जब वांग जी शावर लेकर वापस आया तो तब तक विंग आ चुका था और उसने टेबल पर डिनर लगा दिया था। यह देखकर वांग जी फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि उसे थोड़ी सी होप दिख रही थी कि शायद उसकी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी। अब वो लोग सोफे पर बैठ गए और वो डिनर करने लगे। विंग खुद अपने हाथों से वांग जी को खिला रहा था और बीच बीच में वो विजान की तरफ भी देख रहा था कि विजान उठ ना जाए। जब उनका डिनर फिनिश हो नहीं हुआ था तभी विजान उठा और वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगा। पहले तो उसने देखा कि हाँ, उसके पेरेंट्स आराम से डिनर कर रहे हैं, एक लवी डवी से डिनर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन विजान और किसी को वो आराम से बैठने दे। वो इतनी ज़ोर से रोने लगा कि एक पल के लिए वहाँ से फ्लिंच कर गया और तुरंत खड़ा होकर विजान के पास चला गया। उसने विजान को अपनी गोद में ले लिया एंड जैसे ही विजान ने अपनी मोम की वम्त फील की, वो धीरे धीरे शांत हो गया और वांगी ने विजान को भी फीड कराया। उसके बाद थोड़ी देर तक विजान अपने दोनों पेरेंट्स के साथ खेलने लगा। विंग भी विजान के साथ खेल रहा था। उसके फेस पर वो स्केरी अल्फा वाले एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि वो एक लिटरली फादर लग रहा था, एक हस्बैंड लग रहा था जो अपने हस्बैंड के प्यार में पागल है। एंड ये फैमिली लिटरली फ़िलहाल के लिए तो हैप्पी थी,
खुश थे वो लोग इतने सालों के बाद। एक से लगभग 1.5 साल हो चुका था जब वांग जी विंग को छोड़कर गया था, तो विंग को भी खुशी थी कि वांग जी वापस आ चुका है और वांग जी को खुशी थी कि विंग चेंज हो रहा है। और विंग ने जैसा कहा था, उसने ये सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि अपने एक्शंस में भी दिखाया था कि वो इस चीज़ को कितना मीन करता है। ही मीन्ट एंड ही सेड टू लंजा दैट ही विल चेंज हिमसेल्फ एंड ही लिटरली चेंज। अब वो पहले की तरह वो पॉजिटिव अल्फा नहीं था। हाँ, वो पॉजिटिव था लेकिन अब वो ऑब्सेस्ड नहीं था। विंग को लेसन मिल चुका था वांग जी से इतने सालों के बाद दूर रहकर। उसे पता अब उसे फील हो रहा था, फिर उसने फील किया था कि वांग जी को कितना सफोकेशन फील होता होगा उसकी उस निगरानी में, जहाँ पर वो हर वक्त ही उस पर नज़र रखा करता था। ये चीज़ विंग ने कहीं ना कहीं फील की थी। वांग जी की इस जुदाई ने उसे अपने असली सेंस में वापस ला दिया था। एंड अब विंग ऑफिस जाता था। पहले तो उसने मना कर दिया था, लेकिन फिर वांग जी ने स्ट्रिक्टली कहा कि विजान भी यही है और वो भी यही है, वो भी कहीं नहीं जाने वाला। जब विंग ऑफिस गया था तो अब उसने बार हर 5 मिनट में वांग जी नहीं पूछा, बल्कि उसने एक बार लंच में वांग जी को कॉल करके पूछा था कि क्या वांग जी ने लंच किया, विजान क्या कर रहा है। एक बार उसने वीडियो कॉल पर बात की थी और जब तक वो वापस नहीं आया तब तक उसने वांग जी को अपनी फुल प्राइवेसी दी थी। उसने वांग जी से कह दिया था कि वांग जी जिस फ्रेंड से मिलना जाना चाहे उस फ्रेंड से वो मिलने जा सकता है। वांग जी खुश था विंग में चेंजेस देखकर। विंग लिटरली अब चेंज हो रहा था। वो शुरुआत में जैसा था शादी के 1-2 दिन तक वैसा ही अब वांग जी को लग रहा था। वांग जी खुश था कि विंग धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसकी फैमिली भी उससे कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि उन लोगों को कहा था कि अब ये विजान जो है वो पूरा 6 मंथ्स का हो चुका था, तो 6 मंथ का होने में वैसे तो अगर विजान यहाँ पर होता तो जब विजान हॉस्पिटल से घर आया था तब भी विंग एक पार्टी थ्रो करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विजान यहाँ पर नहीं था। लेकिन अब जब वो था तो विंग ने एक पार्टी थ्रो की थी जिसमें सभी लोग आए थे। लेन फैमिली भी आई थी। लेन फैमिली ने भी इतने साल बाद जब वांग जी को देखा था तो भी इमोशनल थी। एंड उन्होंने भी वांग से बहुत सारी बातें की थी, यहाँ तक कि वेन केसिंग ने जहाँ जिशु को बुलाया गया था, उनके जो सेक्रेटरी थे दोनों, वांग जी सावशन चेन फ्रेंड मैंगजी, सब लोग आए थे। एंड उन सभी लोगों ने एक प्यारी सी पार्टी स्पेंड की थी। ज़्यादा क्राउडेड नहीं थी, बस फैमिली के लोग थे क्योंकि बेबी भी छोटा था, तो ज़्यादा क्राउड विंग आसपास फैलाना नहीं चाहता था, इतना क्राउडेड नहीं रखना चाहता था प्लेस को, इसलिए उसने एक छोटी सी पार्टी गैदर की थी। एंड वो पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से गई थी। विजान भी बहुत खुश था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर, दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर, मैडम यू और फेंग म्यान, दूसरा चेरेन और लेन इसे मिलकर वो खुश था। ऊपर से अपने अंकल से मिलकर जियांग चेंग एंड लेनशन से मिलकर जियांग चेंग, और लेनशन के भी एक बेबी था जो कि विजान से छोटा था, वो उसका नाम जिंगई था। एंड वो दोनों छोटे बेबीज थे। जिंगई तो भी 4 मंथ्स ओल्ड था एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे। जब पार्टी एंड हुई और सभी लोग अपने अपने घर वापस जा चुके थे, वेन केसिंग और जाओ जिशु आज की रात यहीं पर रुके थे क्योंकि वो उसे यहाँ जाना है तो उन्हें बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे का। इसीलिए वो लोग आज ही रुकने वाले थे और कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे। जब सब लोग सो गए तो विजान ने विंग ने विजान को भी अपनी क्रिब में रखा एंड उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। तब तक वांग जी बाथरूम में था, वो शावर ले रहा था। जैसे ही वांग जी शावर लेकर बाहर आया और विंग ने भी विजान को सुलाया ही था तो उसने भी उसको ब्लैंकेट से कवर करके जैसे ही ऊपर देखा तो दोनों की नज़रें मिली। वांग जी ने एक ट्रांसपेरेंट सी शर्ट पहन रखी थी एंड वांग जी का बाल गीले थे, उसकी बूंदे वांग जी के फेस पर आ रही थी। साथ ही वांग जी ने अपनी नी लेंथ शॉर्ट्स पहन रखे थे। विंग ने एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और पजामास पहन रखे थे। जब से वांग जी और विंग मिले थे उन दोनों में इंटीमेसी की शुरुआत नहीं हुई थी क्योंकि विंग वांग जी को टाइम देना चाहता था। वो वांग जी को डराना नहीं चाहता था उस एक्सपीरियंस के बाद, इसलिए वांग जी को टाइम दे रहा था। उन दोनों के बीच में हग सोते थे, कडल सोते थे, यहाँ तक कि विंग ने वांग जी को किस तक नहीं किया था। वैसा नहीं था कि वो करना नहीं चाहता था, वो बहुत बुरी तरीके से वांग जी को किस करना चाहता था, उसे हक करना चाहता था, उसके साथ लव मेकिंग करना चाहता था। लेकिन वो अब वांग जी कंफर्ट का ध्यान रख रहा था। लास्ट एक्सपीरियंस के बाद वो वांग जी को डराना नहीं चाहता था, कहीं ना कहीं वांग जी समझ रहा था। इसीलिए आज उसने सोचा था कि आज वो इंटीमेसी की शुरुआत खुद करेगा। हर बार विंग ये करता है और आज वो करेगा। वो अपने अल्फा को बताएगा कि अब वांग जी को विंग से डर नहीं लगता, उसे विंग के अराउंड सिक्योर फील होता है। इसीलिए उसने विंग के हाथ को पकड़ा और वो उसे
उनके बेड चैम्बर में ले आया। मतलब विंग का जो रूम था बहुत बड़ा था, लिटरली बहुत बड़ा था। उसमें अलग अलग चैम्बर्स थे। उसी में एक विंग के लिए एक छोटी सी स्टडी भी थी। उसी में मतलब बात एरिया तो था ही, साथ ही उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। उनका जो बेड चैम्बर था वो अलग था। एंड अब उन्होंने बेबी था तो उसके लिए उन्होंने एक हल्का मतलब छोटा सा चेम्बर बनवाया था, जिसमें एक ग्लास वॉल लगी हुई थी, जिससे उन्हें बेबी का बेबी दिखता रहे कि बेबी उठा तो नहीं है फिर बेबी। एंड वहाँ पर बेबी मॉनिटर रखा हुआ था ताकि उन्हें पता चलता रहे कि बेबी में क्या हरकतें हो रही हैं। लेकिन वो एक कपल हैं तो उन्होंने एक ऐसी ग्लास वॉल बीच में लगा रखी थी ताकि उनकी आवाज़ें बेबी तक नहीं पहुँचे। और ये वांग जानता था, इसलिए उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे उनके बेड चैम्बर में ले गया था। विंग कंफ्यूज था, उसे नहीं समझ रहा था कि वांग जी करना क्या चाह रहा है। हालांकि वांग जी को देखकर उसमें कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका लिटिल वूजियान लिटरली एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो अपने मंगा को डराना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग को बेड पर लेकर आया, उसने विंग को बेड पर पुश कर दिया। और इससे पहले कि विंग को समझ पाता, वांग जी उसके ऊपर था, वो उसकी बेली पर बैठा हुआ था। उसने उसके दोनों हाथों को उसने विंग के चीक्स को होल्ड किया, उसकी तरफ देखते हुए कहा, अल्फा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू एनी मोर। मुझे तुम्हारे अराउंड सिक्योर फील होता है, इसलिए अब तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लव मेकिंग करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वो सब करो, क्योंकि आई एम योर ओमेगा एंड आई एम क्रेविंग फॉर यू। वाई कांट यू अंडरस्टैंड। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई और उसने वांग जी की तरफ देखा। और विंग इस वक्त इतना इनोसेंट लग रहा था कि वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बस वह किया जो शायद उसे इस वक्त करना चाहिए था। उसने वो झुका और उसने विंग को किस करना शुरू कर दिया। और विंग जिसे फील किया उसकी आंखें बड़ी हो गई। लिटरली 2 साल हो चुके थे, अब 2 साल होने वाले थे और अब तक उसने वांगजी को मिस किया था। और जैसे ही वांगजी लिप्स उसे फील हुए, वो जैसे वो हेवन में था। उसने वांगजी के लिप्स को जैसे ही अपने लिप्स पर फील किया था, वो भी वांगजी को किस करने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को मिस किया था। हाँ, उन दोनों ने बहुत ज़्यादा मिस किया था। ऊपर से यहाँ से आने के बाद तक भी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मतलब इंटीमेसी की शुरुआत नहीं की थी। तो अब दोनों ही हंग्री थे एक दूसरे के लिए। उनका अल्फा और ओमेगा भी एक दूसरे के लिए क्रेविंग कर रहे थे। किस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। दोनों के कपड़े फ्लोर पर फेंके जा चुके थे। इन दोनों की लव मेकिंग अब स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी अपनी आवाज़ों को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग बेड में बेस्ट है तो वो है और उसको कोई बदल नहीं सकता। विंग खुद को कितना ही सुधार सकता है। हाँ, वो इतना ब्रूटल नहीं था पहले की बार की तरह, लेकिन हाँ वो अग्रेसिव था, वो रफ था। वांग जी कहीं ना कहीं इस रफनेस को एंजॉय कर रहा था। इतने सालों के बाद वो खुश था। एंड विंग भी अपने चीज़ी के साथ और अपने छोटे लिटिल विजान के साथ खुश था। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सिली सी स्टोरी थी, आई नो, बट प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड हाँ, आपको मतलब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन पहले आप इस एफ को सुनना। उसके बाद अगर आप मैं नेक्स्ट एफ में पूछूंगी वो क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी खुद उस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा मतलब उसमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं नेक्स्ट एफ में आपको नेक्स्ट एफ में पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी। तब तक के लिए इस एफ को सुनना, कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा। एंड हाँ, लाइक करना, शेयर करना जिनको विशाल वांगी या वांगशन एफ पसंद आते हैं। और अपना ख्याल रखना। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।